Hello everyone, welcome to yet another interesting session of ICSE क्लास 10th। और यहाँ बात करेंगे केमिस्ट्री की। सबसे पहले केमिस्ट्री में बात करेंगे चैप्टर 1 यानी कि पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक फंक्शंस एंड वेरिएशंस। और बात करेंगे सीधा पीरियोडिक फंक्शंस, एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मेटलिक नॉन मेटलिक कैरेक्टर्स, वेरिएशंस डाउन द ग्रुप, अक्रॉस द ग्रुप। पूरा कॉन्सेप्ट वाइज बात करेंगे। नो क्रैमिंग, नथिंग, नो मेमोराइजेशन, कुछ याद नहीं करना है, सिर्फ समझना है। जिसने समझ लिया चैप्टर चुटकी पे होगा। ठीक है, चलो फिर बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं पीरियोडिक टेबल यानी कि पीरियोडिक फंक्शंस के बारे में। सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं। ठीक है, कहाँ से शुरू हुआ ये सीन। देखो पीरियोडिक टेबल, अर्ली केमिस्ट आए जिन्होंने कुछ डिस्कवरीज की। उन्होंने क्या काम किया, सबसे पहले चीज़ कहते हैं उन्होंने जो इस पीरियोडिक टेबल को फॉर्म करने की कोशिश की वो किसके बेसिस पे की, वैलेंसीज, मेटलिक एंड नॉन मेटलिक कैरेक्टर्स। ठीक है, ये कैरेक्टर्स देख के उन्होंने एलिमेंट्स को लगाना शुरू किया, लेकिन ये डिस्कार्ड हो गया। ठीक है, नीचे वाला डिस्कार्डेड है, ऊपर वाला किसके बेसिस पे फिल करना है। डिस्कार्ड क्यों है, क्योंकि बहुत से एलिमेंट्स की वेरिएबल वैलेंसीज पाई गई। ठीक है, जैसे कि कॉपर +1 +2, ठीक है, Fe +2 +3 और ड्यूअल कैरेक्टर पाए गए, यानी कि एक ही एलिमेंट के दो कैरेक्टर्स पाए गए। ऐसा फिर अरेंज करना बहुत मुश्किल काम हो गया। एक किसी ने शो किया कुछ और कैरेक्टर, फिर वही चीज़ उसने आगे जाके ग्रुप्स में शो करी, तो अब कहाँ रखोगे उसे, यहाँ रखोगे या वहाँ रखोगे, तो ये थ्योरी थोड़ी सी फेल हो गई। उसके बाद एक डॉबिनियर साइंटिस्ट आए 1815 में, उन्होंने अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप्स ऑफ 3, उसको बोला ट्राइड्स। ठीक है, ट्राइड्स बोला गया। उन्होंने क्या काम किया, दो एटॉमिक वेट्स का एवरेज निकालकर बीच वाला ग्रुप भर दिया। ठीक, सही है। तो यहाँ पे इसको बोला जाता है एवरेज ऑफ टू, एवरेज ऑफ टू। ठीक है, लेकिन ये थ्योरी भी डिस्कार्ड हो गई। क्यों डिस्कार्ड हो गई ये थ्योरी, डिड नॉट होल्ड ट्रू फॉर ऑल एलिमेंट्स। ऑल एलिमेंट्स के कैसे, जब दो का एवरेज निकाला, सपोज मैं कह रहा हूँ 2 का एवरेज निकाल के वैल्यू आ गई, उस वैल्यू को आपने बीच में भर दिया, लेकिन जब आप आगे बढ़े फिर हमने 2 का एवरेज निकाला, फिर एक वैल्यू आ गई। अब वही वैल्यू जो एलिमेंट आपने पहले भर दिया है उसकी भी वही वैल्यू थी, जो एलिमेंट बाद में निकल के आया 2 और के साथ से उसकी भी वही वैल्यू थी। अब कहाँ रखोगे, या तो यहाँ रखोगे या वहाँ रखोगे, तो ये सबके लिए ट्रू नहीं होल्ड कर पाया। ठीक है, उसके बाद एक और साइंटिस्ट आया न्यूलैंड 1864 में। इन्होंने क्या काम किया, एलिमेंट्स को भरना शुरू किया ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट के बेसिस पे एलिमेंट्स भरे और इन्होंने सीरीज ऑफ 8 बनाई एक। ठीक है, सीरीज ऑफ 8 मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से बने। फिर वापस जो एलिमेंट भरा उन्होंने क्या काम ये देखा कि ये जो एलिमेंट था इसकी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सिमिलर सी आई, लेकिन किसके बेसिस पे फिल हुआ हुआ था, एटॉमिक वेट के बेसिस पे। ठीक है, लेकिन ये थ्योरी भी फेल हो गई थोड़ी सी। क्यों फेल हो गई ये थ्योरी, बिकॉज अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स को इन्होंने छोड़ दिया था, उनकी डिस्कवरी नहीं होती तो उन्हें कहाँ रखोगे आप, जगह छोड़ रखी है, लेकिन अब उनकी जगह पे वो जब डिस्कवर होंगे जरूरी थोड़ी है वो उसी जगह पाएंगे, है ना। तो ये थ्योरी भी थोड़ी फेल होती है नजर आई। आप क्या है, मेंडलीफ 1869 में मेंडलीफ ने भी एलिमेंट्स अरेंज किए ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट के बेसिस पे एलिमेंट्स भरने शुरू किए और इन्होंने एक पीरियोडिक टेबल फॉर्म कर दी यहाँ पे। ठीक है, पीरियोडिक टेबल का मतलब इसमें आपके पास पीरियड्स भी थे, इसमें आपके पास ग्रुप्स भी थे, इनके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, इसके बेसिस पे जो ने मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल फॉर्म कर दी। ठीक, लेकिन ये थ्योरी भी थोड़ी फेल हो गई। क्यों फेल हो गई, क्योंकि रेयर अर्थ एलिमेंट्स थे जो जिनकी पोजीशंस फिक्स नहीं हो पाई थी, प्लस आइसोटोप्स भी पाए गए थे। आइसोटोप्स मतलब सेम एटॉमिक नंबर थे बट डिफरेंट मास नंबर थे, तो यहाँ पे भी चीज़ें थोड़ी सी खराब होती चली गई। ठीक, अब इसके मेंडलीव्स के ड्रॉबैक्स को वापस ठीक करने पे सबसे लास्ट में आए मोस्टली। ठीक, 1912 में इन्होंने एक पीरियोडिक टेबल फॉर्म करी। मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल जो थी ना उसको ही मॉडिफाई किया, एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल फॉर्म करी इन्होंने, लेकिन वो किसके बेसिस पे थी, एटॉमिक वेट के बेसिस पे नहीं थी, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे थी। एटॉमिक नंबर के बेसिस पर अरेंज करी इन्होंने वो टेबल। और ये इनकी एडवांटेज क्या थी, इट रिमूव्ड डिफेक्ट्स ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल के जब इन्होंने एटॉमिक नंबर के बेसिस पे फिल करा तो यहाँ पर रेयर अर्थ एलिमेंट्स की जो प्रॉब्लम थी वो भी खत्म हो गई, आइसोटोप्स की जो प्रॉब्लम थी वो भी खत्म सी हो गई। ठीक है, सही। तो ये थे आपके पास सारे साइंटिस्ट जिन्होंने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन किया जिसकी वजह से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की फॉर्मेशन हुई। सही, कोई दिक्कत, ठीक है, सही है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं।
आगे जाने से पहले थोड़ी सी पीरियोडिक टेबल को समझ लेते हैं। देखो पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले आपने क्या क्लासिफाई किया, ग्रुप्स क्लासिफाई किए और पीरियड्स क्लासिफाई किए, ठीक सही है। अब ग्रुप्स क्या चीज़ है सर इसमें, देखो जी ग्रुप्स आपके पास कुछ नहीं है, ये आपके पास वर्टिकल कॉलम्स है। क्या है, वर्टिकल, ठीक है। पीरियड्स आपके पास क्या है सर, ये है आपके पास हॉरिजॉन्टल रोज, हॉरिजॉन्टल रोज, ठीक है, यानी कि इस तरीके से। कॉलम्स का मतलब इस तरीके से, ठीक है। तो अगर मैं कॉलम ग्रुप्स का एग्जांपल लूं इस पीरियोडिक टेबल से, तो ग्रुप कौन सा हो गया, फर्स्ट है, सेकंड है, यानी कि ये इस तरीके से इस सीक्वेंस में नीचे वाला, ठीक है। थर्ड है, सही है। फर्स्ट ए को आप फर्स्ट बोल सकते हैं, सेकंड बोल सकते हैं, फिर इसको आप थर्ड बोल सकते हैं, इसको आप क्या बोल सकते हैं, 13 बोल सकते हैं, फिर 14, फिर 15, फिर 16, फिर 17 और लास्ट में आता है 18, ठीक है। अब आप कहेंगे फर्स्ट और टू सर, ठीक, और बीच में ये जो है ये पूरे 10 है, ठीक है। इनको बोलते हैं हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स। कौन से बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है, जो थर्ड बी से शुरू होते हैं और सेकंड ए पे जाके खत्म होते हैं, सॉरी सेकंड बी पे जाके खत्म होते हैं, ठीक है, सही। अच्छा जी, तो ये क्लासिफिकेशन हुआ कुछ ऐसे। और ये जो ऊपर दिख रहा है ना 1 2 फिर 3 4 और सॉरी ये 5 आएगा, ये 6 7 8 9 और 10, ठीक है। तो अब ये जो दिख रहा है ना आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये जो हाईलाइट ऊपर नंबर दिख रहे हैं ये क्या है, इसके एटॉमिक नंबर। क्या है ये, एटॉमिक नंबर, ठीक है। जनरली एटॉमिक नंबर ऐसे नहीं लिखे जाते हैं। जनरली एटॉमिक नंबर ऐसे लिखे जाते हैं, एक्स है सपोज कोई एलिमेंट है, या अगर मैं ऑक्सीजन लेता हूँ, ठीक है, तो ऑक्सीजन में ऊपर आता है आपके पास 16, नीचे आता है 8, ऊपर बताता है एटॉमिक मास, ठीक, नीचे बताता है एटॉमिक नंबर, ठीक है। अब तुम कहोगे सर पीरियोडिक टेबल में ये ऊपर क्यों मेंशन है, ये हाईलाइट किए गए हैं, हाईलाइटेड है ये, ठीक है। क्यों हाईलाइट किए गए हैं, क्योंकि मूसले के अकॉर्डिंग मूसले जो फाइनल पीरियोडिक टेबल थी वो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे थी, तो मूसले ने एटॉमिक नंबर को हाईलाइट कर दिया है, लेकिन जो इसकी एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन है वो ये है, ठीक है। ऊपर आएगा एटॉमिक मास, नीचे आएगा एटॉमिक नंबर, तो इस चीज़ में कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, ठीक है। ये सिर्फ हाईलाइट किए गए हैं चीज़ें ताकि आपको पता चल सके क्या है, ठीक, कोई दिक्कत, लेकिन एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ये है, सही है, कोई दिक्कत, ठीक है। चलो सही, फर्स्ट ये हो गया आपके पास, ये पूरा ग्रुप हो गया, सेकंड ये वाला हो गया, थर्ड ये हो गया, फोर्थ ये हो गया, फिफ्थ ये हो गया, सिक्स्थ ये हो गया और सेवेंथ ये हो गया, ठीक है। अब कुछ चीज़ें देख लेते हैं जो आपको थोड़ी समझनी चाहिए। क्या, फर्स्ट ए और सेकंड बी ये दोनों के दोनों क्या है, रिएक्टिव मेटल्स हैं। क्या है ये, रिएक्टिव मेटल्स, ठीक, यानी कि यहाँ पे सारे के सारे क्या है, मेटल्स हैं, ठीक, कोई दिक्कत, सही है। अच्छा, बीच में आके आपके पास कौन से आ गए, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आ गए, ये वाले, ठीक है। अब इसके बाद जो आते हैं ना फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, ये सारे के सारे क्या है आपके पास, यहाँ से तो नहीं, यहाँ तक 17 तक ये है आपके पास क्या, नॉन मेटल्स। क्या ये, नॉन मेटल्स। और जो लास्ट में बच रहा है 18, इसको बोलते हैं हैलोजन ग्रुप, सॉरी इसको बोलते हैं इनर्ट एलिमेंट, इनर्ट एलिमेंट्स, ठीक है, कोई दिक्कत। एक और ग्रुप बच गया, सेवेंथ है, ये सेवेंथ है नॉन मेटल में काउंट होता है, लेकिन हम इसको एक नाम दिया गया है अलग, हैलोजन ग्रुप्स, ठीक है, हैलोजन ग्रुप्स या फिर हैलाइड्स बोल देते हैं इनको, ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक, सही है, ठीक। अब अगर मैं बात करता हूँ पीरियड 1 की, तो पीरियड 1 सबसे पहले आपका कौन सा, ये वाला, ये ऐसे जा रहा है। पीरियड 2 कौन सा, ये वाला, ये ऐसे जाएगा, ठीक है। पीरियड 3 क्या है आपके पास, ये वाला, मैंने बताया था रोज, ये रोज बन रही है, ये रो 2 हो गई, ये रो 1 हो गई, ये रो 3 हो गई, ठीक है, ये रोज। पीरियड 4 कौन सा होगा, ये वाला, ठीक है, ये कौन सी होगी, रो 4, कोई दिक्कत है यहाँ तक, ठीक है। ग्रुप्स पे बात करेंगे अगर, तो ग्रुप्स कौन से होंगे, ग्रुप्स ही वाले हैं जो नीचे आ रहे हैं। थर्ड ए ग्रुप पूरा नीचे है, यानी कि इस ग्रुप की बात करें तो ग्रुप में कौन आ गया, बी ए एल जी, ये पूरा एक ग्रुप है, ठीक। और आगे बात करेंगे सी,
SiG, ये पूरा एक ग्रुप है। इधर बात करेंगे तो आपके पास BMgCa, ये पूरा एक ग्रुप है। ठीक है, ग्रुप क्या था, वर्टिकल कॉलम से। तो देखो वर्टिकल यानी कि सीधी लाइन खड़ी है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है प्रोडक्ट यहाँ तक समझने में? ठीक, तो ये पूरा प्रोडक्ट टेबल है जो जनरली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, यानी ग्रुप्स और पीरियड्स में। तो अब अगर हम ग्रुप्स और पीरियड्स की क्लास चीज़ें समझ लें, ठीक है, तो चीज़ें अपने आप आसान होनी शुरू हो जाएंगी। सही है, और एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ मेटल्स और नॉन मेटल्स को क्लासीफाई करने का क्या तरीका है, कैसे पता चलेगा सर, वो भी हम अभी आराम से देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे पता लगा लेंगे कौन सा एलिमेंट कौन सा ग्रुप और कौन से पीरियड को बिलोंग करता है। ठीक, चलो जी बात कर लेते हैं पीरियड्स पे। ठीक है, तो टोटल पीरियड्स कितने हैं, 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं आपके पास। 7 का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से। ठीक है, कोई दिक्कत? दूसरी चीज, व्हाट डज पीरियड सिग्निफाई? सिग्निफाइज क्या करते हैं ये, नंबर ऑफ शेल्स। नंबर ऑफ शेल्स सिग्निफाई करेंगे। ठीक है, जितने नंबर ऑफ शेल्स होंगे वही उसका पीरियड होगा। कोई दिक्कत? ठीक, अब इसको पढ़ने से पहले अब हम एक चीज देख लेते हैं। क्या, देखो मैं यहाँ दो चीजें लिखता हूँ, एक लिखता हूँ नंबर ऑफ शेल्स, ठीक, एक लिखता हूँ आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया, आउटर मोस्ट, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आखिरी के शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो। अब यहाँ पे दो चीजों को हम क्लासिफाई कर लेते हैं, देखो कैसे। मैंने कोई भी एग्जांपल ले लिया एक रो का। ठीक है, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा, 3, बैरियम का 4, बोरॉन का 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होगी भाई, 2 1 2 2 2 3 2 6 2 5 2 4 2 5 2 6 2 7 और 2 8। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है, हमने ये लिख लिया आपके पास क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनकी। सही है, तो ये जो आपके पास ये चीज़ जो है वो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये है आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सही है, अब मुझे एक चीज़ बताओ, अगर आप रो में जाते हो ऐसे इधर को, ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, सेम है? देखो जी, इसके पास भी सर 2 ही शेल हैं, इसके पास भी सर 2 ही हैं, यहाँ पर भी 2 ही शेल हैं, यहाँ पर भी 2 ही शेल हैं, एक 2 है और एक 3 है, एक 2 है और फिर सर यहाँ पे भी 2 शेल, यहाँ पे भी 2 शेल और यहाँ पे भी 2 शेल और यहाँ पे भी 2 शेल। तो सर नंबर ऑफ शेल्स तो क्या रहते हैं, अगर हम अक्रॉस अ पीरियड जाएं, इस चीज़ को ध्यान रखना क्योंकि ये अभी आगे ही आएगा। इस ये समझ लिया, समझ लो, सब समझ लिया तुमने। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेल्स रिमेन सेम रहते हैं। क्या रहते हैं, सेम। तो अगर हम अक्रॉस अ पीरियड जाएंगे ना तो नंबर ऑफ शेल्स क्या मिलेंगे आपको, सेम मिलेंगे। ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, नंबर ऑफ शेल्स नहीं बढ़ने वाले अगर हम ऐसे जाते हैं तो। ठीक, सही। वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे बात करें सर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का क्या सीन है, देखो मेरी बात सुनो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है क्या, मैंने बताया था अभी क्या था, आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना? तो आउटर मोस्ट शेल में देखना, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 8 है ना? तो एक चीज़ पता चल रही है सर, अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूँ तो 1 बढ़ गया, इसको इससे कंपेयर करूँ तो सर 1 बढ़ गया, 4 को 3 से कंपेयर करूँ तब भी 1 बढ़ गया, 6 को 5 से करूँ, 1 के पीछे से करना है तो ये भी 1 बढ़ गया। तो यहाँ पे हमें सर एक चीज़ देखने को मिल रही है साफ साफ, क्या चीज़ देखने को मिल रही है, मैंने कहा कि सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज बाई 1 हो रहा है, इट इंक्रीजेज बाई 1, 1 से बढ़ रहा है सर। ये चीज़ ध्यान रखना, अक्रॉस अ पीरियड जाएंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 से बढ़ता है और नंबर ऑफ शेल्स क्या रहता है, रिमेन्स सेम। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को? ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई, दो चीज़ें समझ में आ गई, इससे समझ में आ गया। ठीक, अच्छा अब बात करते हैं ऑक्साइड्स। कुछ यहाँ पे ऑक्साइड्स आते हैं, यानी कि अगर ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेंगे तो क्या बनाएंगे, ये करेगा तो क्या बनेगा, ये करेगा तो क्या बनेगा, ये करेगा तो क्या बनेगा। देखो अगर ऑक्साइड्स की बात करते हैं तो यहाँ पे तो बनेंगे स्ट्रॉन्ग ऑक्साइड्स, ठीक है, क्योंकि मेटल्स के पास स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है ठीक है, रिएक्ट करने की। सही है, तो यहाँ पे तो बनेंगे आपके पास स्ट्रॉन्ग ऑक्साइड्स। ठीक, और एक और चीज़, बॉन्डिंग कौन सी होगी सर, अगर मैं बॉन्डिंग की बात करूँ तो होगी इलेक्ट्रोवैलेंट। इलेक्ट्रोवैलेंट का मतलब
मेटल्स हमेशा कौन सी बॉन्डिंग बनाते हैं, ध्यान रखना, मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक। और ये जो दोनों है ना, ये यहाँ पे ये दोनों मेटल्स हैं, क्या है, मेटल्स है, कोई दिक्कत है। रही बात बोरॉन की, देखो बोरॉन क्या है ना, बोरॉन एक एम्फोटेरिक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। अब सर एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब ये एसिड की तरफ बिहेव भी करता है और बेस की तरफ बिहेव भी करता है, ठीक है, सही है। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस बनेंगे, ठीक। अब आगे अगर चलें, थोड़ा सा मैं इसको रब कर लेता हूँ, ठीक है। अगर हम और आगे चलेंगे, अब देखो सी है, सी और ऑक्सीजन के साथ जाता है, सर दो चीजें बना सकता है, CO बना सकता है और CO2 बना सकता है, तो ये तो एसिडिक है ना, तो यहाँ पे क्या बनेगा, एसिडिक, ठीक है। एसिडिक ऑक्साइड बनेगी यहाँ पे, प्लस प्लस बॉन्डिंग कौन सी होगी सर, बॉन्डिंग हमेशा कोवेलेंट देखने को मिलेगी यहाँ पे, यानी कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। ऐसे N के साथ होगा, NO बना सकता है, NO2 बना सकता है, तो सर ये भी एसिडिक है ना, मैंने कहा बिल्कुल। बॉन्डिंग सर, बॉन्डिंग भी कोवेलेंट है, सेम चलेगा काम, सही है। तो यहाँ तक सब सेम चलेगा, ठीक, सही है। एसिडिक एसिडिक आगे जाते जाओगे तो ये बन जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिडिक, स्ट्रॉन्ग एसिडिक। क्यों बनेगा, क्योंकि मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज हो रहा है, नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज हो रहा है, ये नॉन मेटल नॉन मेटल नॉन मेटल नॉन मेटल और नॉन मेटल बढ़ता जा रहा है, सही है, कोई दिक्कत है। इस तरीके से पता चलेगा कौन सी चीज क्या बनाएगी। रही बात लास्ट वाले की, देखो नियॉन कुछ नहीं बनाएगा, क्यों, इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, 8 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ये क्या है, स्टेबल, ठीक है, ये क्या है, स्टेबल, तो ना तो ये किसी को इलेक्ट्रॉन देगा ना ही इलेक्ट्रॉन लेगा और रिपेल करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो कुछ नहीं होने वाला। तो अगर हम बात करें ऑक्साइड की, तो स्ट्रॉन्ग बेस से आपको मिल रहा है स्ट्रॉन्ग एसिड, कोई दिक्कत, ठीक है, आ गई बात समझ में। सेम इन केस ऑफ हाइड्राइड्स है, ठीक है, हाइड्राइड्स कौन से होते हैं, H-1, ठीक, आपकी बुक में एक चार्ट गिवन है ना, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है यहाँ पे भी, सबसे पहले यहाँ बनेगा स्ट्रॉन्ग बेस, यानी कि LiH, ठीक है। फिर जैसे जैसे आगे जाएंगे यहाँ थोड़ा वीक हो जाएगा, और वीक और वीक, और यहाँ पे मिलेगा आपको स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये कुछ रिएक्ट नहीं करेगा, कोई दिक्कत, ठीक है। इस तरीके से ये टेबल आपकी पीरियड्स की जो टेबल बुक में है वो इस तरीके से ऑक्यूपाई होगी, ठीक है। तो सिंपल सी कहानी देखनी है आपको, अगर कोई मेटल है, मेटल ऑक्साइड के साथ जाएगा, हाइड्रोक्साइड के साथ जाएगा, ठीक है, तो हमेशा क्या बनाएगा, बेस बनाएगा। एक चीज़ ध्यान रखना, क्या बनाएगा, बेस, ठीक है, क्योंकि सही है, बेस फॉर्म होगा। लेकिन अगर ये जो नॉन मेटल्स हैं CNOF, ठीक है, ये अगर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं, जैसे मैंने ना CO और CO2, ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, यानी कि ये आपको क्या बनाएंगे, एसिड बनाएंगे, ठीक है, यानी कि एसिडिक, और बॉन्डिंग कौन सी होगी, कोवेलेंट। नॉन मेटल्स जितने भी हैं, ठीक है, C हो गया, N हो गया, F हो गया, F ये हो गया, सारे नॉन मेटल्स अगर पार्टिसिपेशन करते हैं एक दूसरे नॉन मेटल के साथ, क्योंकि मैं ऑक्साइड की बात कर रहा हूँ, यानी कि मैं O की बात कर रहा हूँ, O खुद नॉन मेटल है, तो ये नॉन मेटल हैं सारे के सारे, और नॉन मेटल खुद एक नॉन मेटल के साथ जाएंगे, नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहाँ बनता है, जहाँ पे एक मेटल हो और जहाँ पे एक नॉन मेटल, Li मेटल है, O आपके पास नॉन मेटल है, मेटल प्लस नॉन मेटल इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुनते रहना, कान खोलकर, आँख पेन कॉपी लिखते रहना, ठीक है, इस चीज़ को, सही है। बाकी चीज़ें हम आगे बॉन्डिंग में पढ़ेंगे, ठीक। फिलहाल ये चीज़ समझ में आ गई। एक और पीरियड्स में नंबर ऑफ शेल्स इन रिमेन सेम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस बाय 1, कोई दिक्कत, ठीक है, सही है। कितने शेल हैं, 2 शेल हैं, 2 शेल हैं, 2 शेल हैं। अब ये 2 शेल ही बता रहा है, क्या मैंने बताया, सिग्निफाइज नंबर ऑफ शेल्स, तो 2 शेल ही बता रहा है कौन सा ग्रुप होगा, सेकेंड ग्रुप होगा सर, तो सॉरी 2 शेल ही बता रहा है कौन सा पीरियड होगा, सेकेंड पीरियड होगा सर, खत्म, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ 281, अब किसी भी एक एलिमेंट का, मैं तुमसे पूछता हूँ कौन से पीरियड को बिलोंग कर रहा है, सेल कितने हैं सर, 3, 1 2 3, तो पीरियड कौन सा होगा, 3 पीरियड, थर्ड पीरियड को बिलोंग करेगा सर ये, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, ठीक है, आगे समझ में, ठीक। चलो आगे बढ़े, ग्रुप्स पे बात कर लेते हैं, सही है, चलो बात करते हैं ग्रुप्स पे। टोटल ग्रुप्स कितने, 18 ग्रुप्स हैं, जिसमें कि 8 मेन ग्रुप्स हैं, फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवन्थ है और एट्थ है, ठीक है। बीच में जो ग्रुप्स हैं आपके पास, जो शुरू होते हैं थर्ड बी से सेकेंड बी तक,
इनको बोलते हैं आप ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, सही। फर्स्ट ए ग्रुप को बोला जाता है, जितने भी मेंबर्स हैं फर्स्ट ए ग्रुप के, अल्कली मेटल्स। सेकंड ए को बोला जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। थर्ड से लेके सिक्स तक सबको बोलते हैं पोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, और इससे पहले आते हैं आपके पास थर्ड बी से सेकंड बी, उनको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, अच्छा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनर मोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन पोस्ट अल्टीमेट, एक आउटर ऑर्बिट होता है, आउटर मोस्ट शेल, उससे जस्ट अंदर वाला जो शेल है पेनल्टीमेट शेल बोलते हैं, वहां से इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है आउटर मोस्ट शेल में। तो वैलेंसीज यहाँ पर डिफर देखने को मिल जाती है। वेरिएबल वैलेंसीज आपको यहाँ मिलेंगी देखने के लिए। एक ही एलिमेंट की +1 भी हो सकती है, +2 भी हो सकती है, +3 भी हो सकती है, +4 भी हो सकती है, वो सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, वेरिएबल वैलेंसीज शो करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक, अच्छा, 7th ए वालों को बोलते हैं हेलोजेंस। ठीक है, हैलाइड्स यानी कि कौन से हो गए? F हो गया, Cl हो गया, Br हो गया, ये वाले। 8th ए वालों को बोलते हैं इनर्ट और नोबल गैसेस। इनर्ट और नोबल गैसेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है, तो ये रिएक्ट नहीं करते हैं किसी के साथ भी, ना तो इलेक्ट्रॉन देते हैं ना लेते हैं, ना तो इलेक्ट्रॉन देंगे ना लेंगे, तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग नहीं होगी, शेयरिंग भी नहीं करते हैं किसी के साथ, किसी के साथ शेयरिंग भी की ज़रूरत ही नहीं है, इनके पास खुद सेल्फ सफिशिएंट है सब। ठीक है, कोई दिक्कत? सही। अब एक और चीज देख लेते हैं, व्हाट डज ग्रुप सिग्निफाइज? ग्रुप सिग्निफाइज करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो उनका ग्रुप होगा। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, एक ग्रुप ले लिया हमने, फर्स्ट ए ग्रुप लिया है, इसको प्रूव कर देते हैं थोड़ा सा। फर्स्ट ए ग्रुप लिया है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और के। आपके देखो, पूरी पीरियोडिक टेबल से एक्सप्लोजर होना चाहिए, लेकिन थर्ड पीरियड तक आपको पता होना चाहिए सब कुछ एटॉमिक नंबर एंड सो ऑन सब। ठीक है, ठीक, ये सिलेबस में मैंडेटरी है। अब हाइड्रोजन का 1 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1, लिथियम का 3 है तो 2 1, 11 का मतलब 281, 19 का मतलब 2881। ठीक है, सबका आउटर मोस्ट शेल देखो जरा, एक 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 एक, आउटर मोस्ट शेल में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन ही क्या सिग्निफाई करता है? ये कौन से ग्रुप को बिलोंग करेंगे भाई? ये फर्स्ट ग्रुप को बिलोंग करेंगे। कौन से ग्रुप को? फर्स्ट ग्रुप को बिलोंग करेंगे। अच्छा, आ गई बात समझ में? ठीक है, तो पीरियड्स को अगर पता लगाना है तो नंबर ऑफ शेल्स गिनने पड़ेंगे, कौन से पीरियड को बिलोंग कर रहा है। ग्रुप्स को पता लगाना है कौन सा ग्रुप को बिलोंग कर रहा है कोई एलिमेंट, तो उसका लास्ट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखना पड़ेगा बस। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? सही है, तो ये बात थी। अच्छा, एक और चीज़, अब अगर हम बात करते हैं किस पे, जो दो चीज़ों पे हमने वहाँ बात की थी, वही दो चीज़ों पे हम यहाँ बात कर लेते हैं। कौन कौन सी थी वो दो चीज़ों थी सर? वो एक थी आपके पास नंबर ऑफ शेल्स, दूसरी चीज थी आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ शेल्स यहाँ पे कितने हैं? देखो, नीचे जाओगे तो पहले 1, फिर 2, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ शेल्स क्या होने भाई? इंक्रीजेस बाई 1, इंक्रीजेस बाई 1। ये चीज़ ध्यान रखना, अगर आप नीचे की तरफ आते हैं तो नंबर ऑफ शेल 1 से बढ़ जाता है। अक्रॉस अ पीरियड में सेम था, लेकिन ग्रुप्स में बढ़ रहा है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे बात करते हैं तो देखो, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी एक, सर ये तो रहेंगे क्या? सेम। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं डाउन द ग्रुप आने पे, डाउन द ग्रुप आने पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे, नंबर ऑफ शेल्स 1 से बढ़ जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है, आई मेरी बात समझ में? सही है, कोई प्रॉब्लम? ठीक, चलो बात करते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पे। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जनरली है क्या चीज? ठीक है, देखो, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या क्या कहता है? प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के ही फंक्शंस है, पीरियोडिक फंक्शंस है क्या? एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज। ठीक है, अच्छा, अब कैसे? जैसे कि फर्स्ट ए एलिमेंट है और लास्ट में 8th ए एलिमेंट है, यानी कि ये इनर्ट है और ये अल्कली मेटल्स है पहले वाले। ठीक, जब ये पूरी सीरीज खत्म हो जाएगी ना, जब वापस दोबारा से एलिमेंट्स एटॉमिक नंबर के बनने के बाद वापस एक एलिमेंट और नीचे आएगा, जैसे कि लिथियम था, अब सोडियम आया, तो सोडियम ने सेम प्रॉपर्टी शो करी जो लिथियम की थी।
ठीक है, ठीक। तो ये पाया गया कि एटॉमिक नंबर के बेसिस पर अरेंज करने पर एलिमेंट्स ने सेम प्रॉपर्टी शो करी जो उनके ऊपर वाले एलिमेंट्स की थी सेम ग्रुप पर, ठीक। अच्छा, पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स है क्या चीज, व्हाट डज इट मीन सर? अकरेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज सेम, Li से पहुंचाइए यहां तक, उसके बाद जब वापस Na आया, Na ने सेम प्रॉपर्टी शो करी जो लिथियम की, ठीक है, अकरेंस हो गया सेम प्रॉपर्टी का। एट डेफिनेट इंटरवल्स, डेफिनेट इंटरवल्स का मतलब क्या हो रहा है? डेफिनेट इंटरवल्स का मतलब सर ये फर्स्ट ए से गया 8th ए तक बढ़ते बढ़ते, और फिर जब ये नीचे आया वापस तो यहाँ Na आ गया, Na ने सेम प्रॉपर्टी शो कर दी ऊपर की, तो एक डेफिनेट इंटरवल है, यानी कि 18 ग्रुप्स हैं बीच में, ठीक है, 18 ग्रुप्स का एक डेफिनेट इंटरवल है, जिसके बाद जो एलिमेंट आएगा वापस नीचे वो ऊपर वाले की सेम प्रॉपर्टी शो करेगा, ठीक है, इंटरवल समझ में आ गया, ठीक। थर्ड, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक नंबर, और ये तभी देखने को मिलेगा जब एलिमेंट्स एटॉमिक नंबर के बेसिस पे ही अरेंज होंगे पीरियोडिक टेबल पर, ठीक है, कोई दिक्कत? सही है, आया समझ में पीरियोडिसिटी, ठीक। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का मतलब जनरली, पीरियोडिक का मतलब प्रॉपर्टीज का मतलब जनरली, पीरियोडिक का मतलब ही क्या होता है? एक टाइम इंटरवल के बाद खुद को रिपीट करना, खुद की प्रॉपर्टीज रिपीट करना, ठीक है। तो एक टाइम इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज क्या मिलेंगी आपको? प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स क्या मिलेंगी आपको? रिपीट मिलेंगी, यानी कि देखने को मिलेंगी वापस, ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, आगे बात समझ में? सही। तो ये है जनरली क्या? पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, ठीक। और अगर इनको डिफाइन करूं तो सिंपल सी बात है, अकरेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज एट डेफिनेट इंटरवल्स इन पीरियोडिक टेबल व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक नंबर। तीनों पॉइंट्स को एक साथ कर दो तो वो डेफिनेशन बन जाएगी पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। यहाँ पे बात करते हैं रीजंस फॉर पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी के रीजंस क्या है, क्यों एक एलिमेंट एक फिक्स इंटरवल के बाद खुद को रिपीट करता है? सबसे पहला, आफ्टर डेफिनेट इंटरवल्स ऑफ एटॉमिक नंबर जैसे बढ़ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक पहुंचेगा, जब 11 नीचे आएगा, 11 वाला लिथियम की प्रॉपर्टीज कुछ और होंगी, और फिर जब उसके बाद जाएगा फिर वापस आएगा, यानी कि तो लिथियम की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो जो उसके नीचे सोडियम आएगा उसके उन दोनों की प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटीज दिखेंगी, ठीक है। सिमिलर वैलेंस शेल, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकर्स, सिमिलर वैलेंस शेल। अब सिमिलर वैलेंस शेल का मतलब क्या है? देखो, वैलेंस शेल मतलब कि आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल में जब कोई एलिमेंट एक फिक्स इंटरवल से रिपीट करके वापस आएगा ना, तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, वो क्या होंगे आपके पास? सेम। क्या मिलेंगे? सेम मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3 हो गया, 3 का मतलब हो गया 2 1, ठीक है। उसके नीचे जो आएगा, सपोज आएगा आपके पास सोडियम का 11 है, 2 8 1। अब देखो 1 वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दूसरा, प्रॉपर्टीज डिपेंड्स, ये डिपेंड करती है किस पे? नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ वेरियस शेल्स। नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ वेरियस शेल्स में किसका? इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट कैसा है उस पर भी डिपेंड करती है, जिसकी वजह से प्रॉपर्टीज देखने को मिलती है, ठीक है। इन सेम पीरियड और सब ग्रुप का मतलब ग्रुप के अंदर ग्रुप, ठीक, या फिर सेम पीरियड में जा रहे हैं, अगर हम ऐसे जा रहे हैं, या फिर हम ग्रुप्स के अंदर आ रहे हैं, ये वाला ग्रुप का पहला मेंबर, फिर इसके अंदर ये, फिर इसके अंदर ये, फिर ये सब ग्रुप से, ठीक है, और ये पीरियड हो गया आपके पास, सही, ठीक। इंक्रीज और डिक्रीज इन पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, हर एक की प्रॉपर्टी में कुछ इंक्रीमेंट है और तो कुछ डिक्रीमेंट है। प्रॉपर्टीज का मतलब यहाँ से कैसे हो गया? बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटीज, ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज में यहाँ पर डिफरेंस है, ठीक। अब ये है क्यों? इट इज ड्यू टू ग्रेजुअल चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब ये जो इंक्रीज और डिक्रीज इन पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है ना पीरियड्स में और सब ग्रुप में, है क्यों ये? बिकॉज ऑफ ग्रेजुअल चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हो रहा है। कॉन्फ़िगरेशन चेंज का मतलब क्यों? एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है भाई, वो तो चेंज होना ही होना है, ये तो तय है, ठीक है। अगर हम ऐसे जाते हैं तो सबसे पहले आ गया आपके पास लिथियम, बी और CNO, इस तरीके से आगे पहुंच जाएंगे। ये हो गया 3, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रही है 1 2, ये 4 हो गया 2 2 5 2 5। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रही है और नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी चेंज है। इसके पास आउटर में 1 है, इसके पास 2 है, इसके पास 5 है, ठीक है, सॉरी 3, इसके पास 3 है। तो ये वाला सीन भी कवर हो गया, इलेक्ट्रॉन्स मेरे शेल में डिफरेंट है, ठीक है। और इंक्रीमेंट हो रहा है किसमें? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, इलेक्ट्रॉन की वजह से सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? डिफरेंट है, ठीक है। तो इन प्रॉपर्टीज की वजह से ही क्या मिलता है आपको? पीरियोडिसिटी देखने को मिलती है एलिमेंट्स में, पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, सही, कोई दिक्कत? चेंजेस देखने को मिलते हैं, सही है, ठीक है।
अब हम सीधी बात करेंगे इंपॉर्टेंट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पे, एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मेटलिक नॉन मेटलिक कैरेक्टर, सब पे डिटेल में बात करेंगे। ठीक, चलो बात करते हैं सबसे पहले प्रॉपर्टी एटॉमिक साइज पे। ठीक है, एटॉमिक साइज क्या चीज है? देखो एटॉमिक साइज क्या है, एटम कोई इतना बड़ा है, फिर कोई छोटा है, फिर कोई छोटा है, तो मतलब उसका कितना सर्कुलर एरिया है जो वो ऑक्यूपाई कर रहा है, वो एटॉमिक साइज है। ठीक है, एटॉमिक साइज जनरली डिपेंड करता है किस पे, जैसे ये एटॉमिक साइज है, अगर हम ऐसे जाते हैं तो ये एक साइज है, फिर एक ये है, फिर ये, अब ये डिक्रीज या इंक्रीज क्यों होगा क्यों नहीं होगा, तो उस पर हम बात करने वाले हैं कैसे। ठीक है, चलो ये 3 चीजों पे ही डिपेंड करता है जनरली। इट डिपेंड्स ऑन 3 थिंग्स। फर्स्ट, नंबर ऑफ शेल्स, न्यूक्लियर चार्ज, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, अच्छा सबसे पहले नंबर ऑफ शेल्स। अब नंबर ऑफ शेल्स क्या है? नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज भी हो सकते हैं और डिक्रीज भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम अक्रॉस अ पीरियड जाएंगे तो क्या होगा, डाउन द ग्रुप आएंगे तो क्या होगा, उन सारी चीजों पर डिटेल में बात कर लेंगे। ठीक, अच्छा न्यूक्लियर चार्ज, अब ये चीज क्या है सर, क्वेश्चन मार्क। नंबर ऑफ शेल्स तो आपने अभी पीरियड्स में बताया था, ठीक है वो हम पता चल गया, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज क्या चीज है? देखो न्यूक्लियर चार्ज जनरली क्या है, न्यूक्लियर चार्ज डिपेंड करता है किसमें, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे, जो कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। क्या है? जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, सही। अच्छा प्रोटॉन्स कहाँ लाई करते हैं? प्रोटॉन्स लाई इन अ न्यूक्लियस। अब ये न्यूक्लियस में लाई करते हैं। ठीक है, और न्यूक्लियस ही इलेक्ट्रॉन्स पे क्या एक्सर्ट करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इनडायरेक्टली ये सब ये जनरली है किससे लिंक्ड, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का है ये सीन सारा। क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, ठीक। अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो सीन है इसे बोल देते हैं FOA। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। ठीक, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का सारा सीन किससे है, न्यूक्लियर चार्ज से। ठीक, जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा, अगर मैं लिखता हूं NC मतलब न्यूक्लियर चार्ज, एरो अप मींस इंक्रीज, जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा या फिर ज्यादा होगा उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना अभी के अभी। ठीक, न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा होगी। ठीक है, अच्छा अब एक चीज और ध्यान रखें आप, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो न्यूक्लियस शेल्स पे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। एग्जाम्पल लेते हैं, ये न्यूक्लियस है, ये आपके पास शेल्स है। ठीक है, इनमें इलेक्ट्रॉन्स है। सही, तो जब न्यूक्लियर चार्ज ही ज्यादा है, सही, तो क्या होगा, यहां से अंदर की तरफ पुल लगेगा, ये 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 और ये। ठीक है, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, और जब ये दोनों ही ज्यादा हो जाते हैं ना, तो शेल, अब कोई चीज अंदर से बाहर वाली चीज को अपनी तरफ खींच रही है, तो साइज बड़ा होगा छोटा होगा। तो एक चीज ध्यान रखना, एटॉमिक साइज क्या होगा ना, डिक्रीज, एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि अंदर वाली जो फोर्स है वो ज्यादा है, बाहर वाली फोर्स को खींच रही है, एटॉम देखो ये खींच रही है, तो एटॉमिक साइज जनरली छोटा हो जाएगा। कोई दिक्कत? इसका अपोजिट कर देते हैं, अगर न्यूक्लियर चार्ज आपके पास डिक्रीज है यानी कि लेस है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या हो जाएगी, लेस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम हो जाएगी। ठीक है, और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कब कम होगी, ये वाला फंडा कब लगेगा सर, ये वाला फंडा तब लगेगा जब आपके पास वैलेंस शेल ज्यादा होंगे, वैलेंस शेल इंक्रीज होंगे। ठीक है, क्योंकि वैलेंस शेल इंक्रीज होने का मतलब क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू वैलेंस शेल इंक्रीजेस। ठीक है, तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल का जो डिस्टेंस है वो बढ़ता चला जाएगा। कैसे? देखो ऐसे, अब ये शेल ज्यादा है, अब ये वाला इस पे तो फोर्स, अब ये वाला न्यूक्लियस इस पे ज्यादा फोर्स लगाएगा, फिर इस पे थोड़ी कम, फिर इस पे और कम। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगेगी, यहाँ पे इससे थोड़ी ज्यादा लगेगी, और यहाँ पे सबसे ज्यादा लगेगी। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों होगा सर? डिस्टेंस और फोर्स में क्या रिलेशनशिप है, आप किस हिसाब से बोल रहे हो सर? ये देखो जी, जो डिस्टेंस का फंडा है ना, ठीक, और वैलेंस शेल का फंडा, ठीक है, और आपके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फंडा, ये 3 चीज है। ठीक, तो जो वैलेंस शेल बढ़ रहा है, वैलेंस शेल का मतलब इसके पास कितने शेल थे सर, इसके पास 1 2 शेल थे, इसके पास 1 2 3 शेल है, शेल बढ़ गए। अब शेल बढ़ गया तो डिस्टेंस बढ़ गया। ठीक है,
सही है। जब डिस्टेंस बढ़ गया, तो जब डिस्टेंस इंक्रीज हो गया तो फोर्स ऑटोमेटिकली कम हो रही है। किस रिलेशनशिप से? फिजिक्स में पढ़ा होगा भाई, सिंपल चीज है, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के, ठीक है। फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस के। कोई चीज जितनी दूर है, ठीक है, उसको पास, उस पे फोर्स उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना उतना ही मुश्किल है। कोई चीज मेरे पास है तो मैं उसको ज्यादा जल्दी से पकड़ लूंगा जाकर, लेकिन कोई दूर है उसको नहीं पकड़ सकता, ठीक है। वही कंडीशन है जितना। तो इसका कहने का मतलब क्या है? फोर्स बढ़ेगी तो डिस्टेंस कम होगा, फोर्स डिक्रीज होगी तो डिस्टेंस इंक्रीज होगा। कोई प्रॉब्लम है यहां तक? अब समझ में आ गया फंडा, सिंपल सा, ठीक है। कोई दिक्कत है? ठीक है। इस कंडीशन में जब न्यूक्लियर चार्ज कम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम क्यों है? क्योंकि वैलेंस शेल ज्यादा हो गए हैं, ठीक है। वैलेंस शेल ज्यादा होने का मतलब क्या है? वैलेंस का मतलब आउटर मोस्ट शेल, ठीक। यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे 3 हो गए हैं। और जब वैलेंस शेल ज्यादा हो चुके हैं तो क्या ज्यादा हो रहा है सर? डिस्टेंस ज्यादा हो रहा है, इनडायरेक्टली डिस्टेंस ज्यादा हो रहा है सर। और डिस्टेंस ज्यादा होने का मतलब क्या है? फोर्स कम हो जाएगी सर, फोर्स डिक्रीज हो जाएगी। और जब फोर्स डिक्रीज हो जाएगी तो न्यूक्लियस आउटर मोस्ट शेल को अपनी तरफ उतना नहीं खींच पाएगा। और जब वो खींच नहीं पाएगा तो साइज इतना है, तो जब वो नीचे खींच नहीं पा रहा है तो ये अंदर को श्रिंक क्यों होगा? ये तो अपना थोड़ा बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे साइज क्या करेगा आपके पास? इंक्रीज, ठीक है। फंडा समझ में आ गया न्यूक्लियर चार्ज का? समझ में आ गया? कोई दिक्कत? सिंपल सा फंडा है, इसको समझ लेना तो सब आराम से हो जाएगा, पूरा आराम से हो जाएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है? आगे बढ़े। दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करो, ठीक है। सही। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपको पता ही है कौन से होते हैं? आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे देख लेंगे। सही। ये चीज समझ में आ गई, ठीक। अब शुरू करते हैं एटॉमिक साइज। अब एटॉमिक साइज अक्रॉस अ पीरियड वेरिएशंस, ठीक है। अक्रॉस अ पीरियड वेरिएशन कैसे होगा? सिंपल चीज देखते हैं कैसे। देखो, हमने एक पीरियड 2 लिया, ये कौन सा पीरियड 2 है, ठीक है। अब पीरियड 2 में सबसे पहले मेंबर है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, ठीक है। जिसमें कि नियॉन आपके पास इनर्ट है, ये हैलोजेंस है, ठीक। बाकी CNF नॉन मेटल है, ये मेटलाइड है। और दोनों के दोनों क्या है? मेटल्स है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख ली हमने 2 1 2 2 2 3, 6 से तो 2 और 4, 2 5 2 6 2 7 2 8, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी गई, ठीक। अब देखो जरा फटाफट से। सबसे पहले चीज बात करते हैं किस पे? नंबर ऑफ शेल्स पे, ठीक। नंबर ऑफ शेल्स, ठीक है। दूसरी पे बात करेंगे हम किस पे? न्यूक्लियर चार्ज पे, न्यूक्लियर चार्ज, ठीक। दो चीजों पे बात करेंगे और मैं यहां एटॉमिक साइज लिख देता हूं। एटॉमिक साइज का वेरिएशन हम नीचे लिख लेंगे यहां पे, ठीक है। तो एटॉमिक साइज का वेरिएशन हम यहां नीचे लिखेंगे, क्या होगा इनके रेस्पेक्ट में, ठीक है। देखो जी जरा, नंबर ऑफ शेल्स, नंबर ऑफ शेल्स अगर हम अक्रॉस पर जाते हैं तो क्या है? सेम। सेम का मतलब सर इसके पास भी 2 है, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 और 1 2। सर 2 ही शेल है सबके पास, तो नंबर ऑफ शेल तो सेम है। और जब नंबर ऑफ शेल सेम है तो एटॉमिक साइज पे कोई फर्क पड़ने वाला है? मैंने कहा बिल्कुल नहीं पड़ने वाला, तो ये हो गया अनअफेक्टेड, कोई फर्क देखने को नहीं मिलेगा इसकी वजह से, ठीक है। दूसरा फंडा आता है न्यूक्लियर चार्ज। अब देखो न्यूक्लियर चार्ज क्या है, मेरी बात ध्यान सुनो। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, ये 3 है, ये 4, ये 5 और ये 6, ऐसे 7 8 9 और 10। तो ये जो है ना 3 4, ये क्या है? ये आपके पास एटॉमिक नंबर है। क्या है ये? एटॉमिक नंबर, ठीक है। अब एटॉमिक नंबर अक्रॉस अ पीरियड क्या हो रहा है? ये तो बढ़ेगा ही, चाहे डाउन द ग्रुप जाओ, तो ये हो रहा है इंक्रीज, ठीक है। और जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है तो मेरी बात अब ध्यान सुनना, क्योंकि मैं घूम फिर के यहीं आऊंगा न्यूक्लियर चार्ज पे, ठीक है। तो ध्यान समझो, जब एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो एटॉमिक नंबर होता किसके बराबर है सर? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर, ठीक है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन्स के बराबर, इलेक्ट्रॉन्स तो यहां डिस्ट्रीब्यूट हो गए 2 2 2 3 शेल्स में, ठीक है। ये K शेल हो गया, ये L हो गया, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो गए, ठीक है। लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो एक ही जगह है, तो जब ये एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है यहाँ पे? इंक्रीज। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड। ध्यान रखना जरा कि मैं क्या लिख रहा हूँ। नंबर ऑफ शेल डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है,
इन शेल्स में। लेकिन ये इंक्रीज क्यों है? क्योंकि ये सप्लाई कर रहे हैं किसके अंदर? न्यूक्लियस के अंदर। एक ही जगह इकट्ठे हैं ये लोग, सही है, तो ये लोग ज्यादा फोर्स लगा सकते हैं। ये बढ़ चुके हैं, 2 पहले शेल में, एक दूसरे शेल में, फिर यहाँ 2 पहले शेल में, 2 दूसरे शेल में, फिर यहाँ 2 पहले शेल में, 5 दूसरे शेल में। तो ये इकट्ठे हैं तो ज्यादा फोर्स लगाएंगे और ये कम। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियर चार्ज किस पे डिपेंड करता है? मैंने बताया था एटॉमिक नंबर पे, ठीक है। और एटॉमिक नंबर इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है? प्रोटॉन्स पे, ठीक है। प्रोटॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ध्यान रखना मेरी बात, इक्वल है दोनों, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, एक जगह इकट्ठे हैं, तो ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी सर? ज्यादा होगी, ठीक है। तो अक्रॉस अ पीरियड न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? इंक्रीज। और जब इंक्रीज होगा, इंक्रीज होने का मतलब सर क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो डिस्टेंस क्या होता रहेगा भाई? डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड शेल्स क्या होता रहेगा? डिक्रीज, ठीक है। ठीक, फोर्स बढ़ेगी, मैंने बताया था एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? डिस्टेंस के, ठीक है। तो जब फोर्स बढ़ेगी तो डिस्टेंस कम हो जाएगा, और जब डिस्टेंस कम हो जाएगा किस किस के बीच में सर? इस किस के बीच में? न्यूक्लियस और शेल्स के बीच में, यानी कि अब ये फोर्स ज्यादा लग रही है, ये ज्यादा लग रही है, तो डिस्टेंस कम है, ठीक। तो फोर्स ज्यादा हो जाएगी, जब फोर्स ज्यादा हो जाएगी तो न्यूक्लियस शेल्स को अपनी तरफ खींचने लगेगा हल्के हल्के, और जब ये खींचने लगेगा तो भाई अक्रॉस ए पीरियड जाने पे एटॉमिक साइज क्या होगा? डिक्रीज। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक किसी को? आ गई बात समझ में, ठीक है। तो सिंपल सा अगर कंक्लूजन निकालें इसके बाद, अक्रॉस अ पीरियड जाने पर एटॉमिक साइज क्या होता है? डिक्रीज, ठीक है। क्यों होता है? ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, हेंस दिस रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, कोई तुमसे पूछे तो क्या होगा? तो सर कुछ नहीं होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड शेल्स इंक्रीजेस, हेंस डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल्स डिक्रीजेस। खत्म, कोई दिक्कत, ठीक है। हेंस डिक्रीज। तो अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ठीक है, तो अगर हम जाते हैं लेफ्ट से राइट की तरफ तो एटॉमिक साइज क्या होने वाला है? डिक्रीज होने वाला है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को? आ गई बात समझ में, ठीक है। क्यों क्यों होगा वो भी चीजें क्लियर हो गई, कोई दिक्कत? अब देखते हैं डाउन द ग्रुप। अच्छा, इसमें एक और चीज देख लेते हैं, बहुत लंबा बैठ जाएगी वीडियो। इसमें एक और चीज देखते हैं, इसको मैं रब कर देता हूं। देखो, तो सबसे बड़ा साइज डिक्रीज हो रहा है क्रॉस अ पीरियड। डिक्रीज का मतलब पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर और छोटा, फिर और छोटा, फिर और छोटा, ठीक है। तो इसके बाद 2 ही शेल हैं, ये न्यूक्लियस हो गया, ये पहला और ये दूसरा, ये बड़ा है। इसके बाद ये न्यूक्लियस, ये थोड़ा सा छोटा, फिर न्यूक्लियस, फिर थोड़ा और छोटा, फिर न्यूक्लियस, फिर और छोटा हो गया सर, ठीक है। थोड़ा और छोटा कर लेते हैं इसको, ठीक। फिर न्यूक्लियस, फिर और छोटा हो गया ये, ठीक है। फिर से न्यूक्लियस आया, अब मुझे न्यूक्लियस थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, फिर और छोटा हो गया, फिर न्यूक्लियस, और सबसे ही छोटा ये वाला हो गया आपके पास, ठीक है। लेकिन बात नियॉन की आती है, नियॉन का थोड़ा बड़ा ही रहता है, ठीक है, ऑलमोस्ट। क्यों? अब सर ये क्यों? ठीक, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये सबसे लार्जेस्ट है, इसका एटॉमिक साइज सबसे लार्जेस्ट है, और यहां से क्या हो रहा है? ये डिक्रीज हो रहा है, यहां से क्या हो रहा है? ये डिक्रीज, ठीक है। बड़ा, फिर छोटा, छोटा, छोटा और छोटा और छोटा, और सबसे स्मॉलेस्ट किसका है सर? इसका सबसे स्मॉलेस्ट साइज किसका होगा? फ्लोरीन का। सबसे स्मॉलेस्ट साइज फ्लोरीन का होगा, पर इनका नहीं होगा। नियॉन में क्या है सर? देखो, नियॉन में क्या है? ये इनर्ट है, क्या ये इनर्ट गैसेज है, ठीक है। और इनर्ट गैसेज के पास क्या होती है? जनरली स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। क्या होती है? स्टेबल। ये स्टेबल होते हैं। स्टेबल का मतलब ना तो इलेक्ट्रॉन लेंगे और ना ही इलेक्ट्रॉन
देंगे, ठीक है। तो अगर इनके पास कोई चीज आती भी है तो इसमें जनरली क्या होता है, अगर न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है तो इनमें क्या होता है, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस होती है, ठीक है। क्यों होती है रिपल्शंस? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन 8 है पूरे, तो ये इलेक्ट्रॉन आपस में क्या लगाते हैं, फोर्स ऑफ रिपल्शन, FOR, फॉर फोर्स ऑफ रिपल्शन। और आपस में ही नहीं, ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स पे भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन यहाँ भी लगता है। क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ये दोनों तो नेगेटिवली चार्ज है, तो एक मैं नेगेटिव हूँ एक सामने नेगेटिव है, तो हम दोनों की बनेगी थोड़ी, ठीक है, वो दूर दूर रहेंगे। तो वो फोर्स, अब अगर मेरे जैसे ऐसे अगर बहुत सारे नेगेटिव लोग इकट्ठे हो गए तो भाई सब एक दूसरे से दूर रहने शुरू कर देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन लगती है इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में। और तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है न्यूक्लियस की, वो काउंटर बैलेंस हो जाती है, ठीक है। उसको ये काट देते हैं, उन्होंने कहा भाई हम आपस में ही हैं, तो यहीं पे बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रही है, तो इसको बैलेंस कर देते हैं, ठीक। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्सर्ट होगी, और इनर्ट है, स्टेबल है। स्टेबल का मतलब इनके पास खुद के इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 सीट पूरी फील्ड है, तो और कोई जगह नहीं है, तो ना तो। और एक और चीज़, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने आउटर शेल में, 8 का बात करूँ तो इलेक्ट्रॉन्स 8 है, तो प्रोटॉन कितने, 10। तो देखना ज़रा, बहुत कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने वाली है, ठीक है। 10 प्रोटॉन 8 पर लगाएंगे तो बहुत कम इफेक्ट पड़ेगा। यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 6 हैं, प्रोटॉन 10 हैं, तो देखो ज़्यादा लगेगी क्योंकि ये लोग कम है और ये लोग ज़्यादा हैं, ठीक है। वहाँ पे वो सीन नहीं है। और यहाँ पे तो बहुत ही कम है, यहाँ पे प्रोटॉन कितने, 3, इलेक्ट्रॉन कितने, 2, तब भी थोड़ी कम लगाएंगे इसलिए इसका साइज बड़ा है, ठीक है। कोई दिक्कत है? देखो पेपर सारा कॉन्सेप्चुअल आएगा आईसीएससी में, ठीक है। तो आईसीएससी क्लास 10th बोर्ड के हिसाब से अगर हम चलेंगे तो सारा कॉन्सेप्चुअल पेपर है, तो आपको चीज़ें समझनी पड़ेंगी, ठीक है। मेमोराइज करेंगे, रटेंगे तो वहाँ पे चीज़ें फेल हो जाएंगी, क्योंकि बोर्ड यहाँ पे थोड़ा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछेगा, आईसीएससी बोर्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पुट अप करेगा, ठीक है। तो चीज़ों को समझना है आईसीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, सही है, ठीक। चलो चलो जी, अब बात करते हैं डाउन द ग्रुप। देखो अगर हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है, इसके बाद रुबिडियम भी है, आरबी, तो वहाँ ज़्यादा इतना डिटेल में नीचे बात नहीं करेंगे, सिर्फ के तक बात करते हैं, ठीक। डाउन द ग्रुप क्या होगा, देखो हाइड्रोजन 1, लिथियम 3 एटॉमिक नंबर, सोडियम 11, और ये पोटेशियम कितना हो गया, 19। और ये उसकी ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, 3 का मतलब 2 1, 11 का मतलब 281, 19 का मतलब 2 8। अब ये अगर 18 से कम है तो इसको 8 और 1 में डिवाइड कर देंगे, ठीक है, वरना क्या था 2 8 18 आता, लेकिन 18 से अगर कम होता है वैल्यू तो उसको 8 और 1 में डिवाइड कर देते हैं, 8 में डिवाइड कर देते हैं, कोई दिक्कत। बात करते हैं नंबर ऑफ शेल्स पे। देखो जब हम नीचे जा रहे हैं नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं, सर साफ पता चल रहा है। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ शेल्स की बात करूँ तो एक ही है, यहाँ बात करूँ तो कितने हैं, 2, 1 2, यहाँ बात करेंगे तो कितने हैं, 3, और सर यहाँ बात करेंगे तो कितने हो गए, 4, 1 2 3 4। नंबर ऑफ शेल क्या हो रहा है, इंक्रीज। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब तुम खुद ही लॉजिक लगा लोगे समझने के बाद। जब नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं तो मुझे एक चीज बताओ फटाफट जल्दी से, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होने का मतलब क्या है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होने का मतलब क्या है सर, डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है सर। डिस्टेंस कहां से इंक्रीज हो रहा है, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल का डिस्टेंस बढ़ रहा है, ठीक है। कैसे, कुछ इस तरीके से, ये न्यूक्लियस, ये पहला शेल, अब ये न्यूक्लियस, यहाँ पे 2 आ गए हैं, अब देखो अब डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, फिर नीचे हो गया तो एक और, फिर यहाँ ले लेते हैं इसको, चलो मैं यही बनाता हूँ, कहाँ बनाया जाए इसको, चलो यही देख लेते हैं। एक एन, ये आपके पास सपोज ये न्यूक्लियस, ठीक है, एक शेल, फिर न्यूक्लियस, अब 2 शेल है, फिर न्यूक्लियस, अब 3 शेल है सर, ठीक है। तो अब देखो जरा डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है न्यूक्लियस से, कैसा डिस्टेंस, ये रहा, यहाँ पे डिस्टेंस इतना था, यहाँ डिस्टेंस इतना है, यहाँ तो डिस्टेंस और ज़्यादा हो गया है, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है ये इंक्रीज हो रहा है, और जब डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है ना तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, डिक्रीज, ये चीज़ ध्यान रखना। तो जब डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो रही है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होने का मतलब क्या है सर, जब न्यूक्लियस आउटर मोस्ट शेल पे फोर्स ही नहीं लगा पाएगा तो वो उसको खींचेगा कैसे, ठीक है, बिना फोर्स लगे तो खींचेगा नहीं, कोई चीज किसी सामने वाले को अट्रैक्ट ही नहीं कर पा रही है तो वो उसकी तरफ क्यों खींचेगा,
ठीक है। तो समझ में आ गई बात। अगर मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूँ तो बच्चे को मैं अट्रैक्ट कैसे करूंगा अपनी तरफ, क्यों सीखेगा वो कुछ मेरे से, है ना। तो अगर मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो बच्चा अट्रैक्ट होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया है, डिस्टेंस ज्यादा हो गया है, बच्चा बहुत दूर बैठा है, ठीक। एक क्लासरूम के अंदर ही तो पढ़ा सकता हूँ मैं, लेकिन बच्चा अब ग्राउंड में बैठा है, तो मैं कैसे पढ़ा सकता हूँ, वहां तक तो जाएगी नहीं। तो डिस्टेंस डिक्रीज हो गया है, डिस्टेंस इंक्रीज हो गया है, मैं पढ़ा अच्छा रहा हूँ लेकिन बच्चे तक पहुंच नहीं रहा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया है, डिक्रीज। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाता है तो सिंपल सी बात है सर, एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज। न्यूक्लियस उतनी फोर्स ही नहीं लगा पा रहा है तो खींचेगा नहीं, ठीक है। और जब न्यूक्लियस नहीं खींचेगा तो साइज जो है ना वो बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, सही। तो देखो ये साइज इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे कम, फिर ज्यादा, फिर और ज्यादा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से क्या है, एटॉमिक साइज क्या है, इंक्रीज है, ठीक है। ठीक, बात करते हैं सेकंड पे जो इंपॉर्टेंट हो गया, न्यूक्लियर चार्ज। अब सर आपने बताया था न्यूक्लियर चार्ज डिपेंड करता है एटॉमिक नंबर पे। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, कब मैंने कहा सर बिल्कुल बताया था मैंने। और सर यहाँ तो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, देखना जरा, 1, 3, 11, 19, ये तो बढ़ रहे हैं सर। और जब एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो मैं आपने बताया था सर प्रोटॉन्स का भी सीन है। अब प्रोटॉन्स भी बढ़ रहे हैं सर, एटॉमिक नंबर भी बढ़ रहा है, उस हिसाब से न्यूक्लियर चार्ज भी तो बढ़ना चाहिए। मैंने कहा हाँ बिल्कुल बढ़ना चाहिए, क्यों नहीं बढ़ना चाहिए भाई, बिल्कुल बढ़ना चाहिए। लेकिन एक चीज ध्यान रखो जरा, न्यूक्लियर चार्ज है क्या, मैंने बताया था ना अभी। न्यूक्लियर चार्ज सर आपने बताया था, ये न्यूक्लियर चार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही तो है, ठीक है। लेकिन न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने पे भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रही है, डिक्रीज, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रही है, डिक्रीज, ठीक। लेकिन अब एक चीज ध्यान रखते हैं, चलो मैं कहना न्यूक्लियर चार्ज है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गई, ठीक है। यहां अब तुम कहोगे सर यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज है, न्यूक्लियर चार्ज की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होनी चाहिए, लेकिन 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 यहां पर ना नंबर ऑफ शेल डोमिनेट करते हैं किसको, न्यूक्लियर चार्ज को, क्या करते हैं, डोमिनेट, ठीक है। कोई दिक्कत? अब डोमिनेट का मतलब क्या हो गया, आपके घर में मम्मी का होल्ड है, चलो मान रहा हूं, पापा का ज्यादा होल्ड है, मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। मम्मी कह रही है बाजार जाकर आइसक्रीम खा लो, मम्मी कह रही है ये इंक्रीज है, ये भी इंक्रीज है, मम्मी कह रही है बाजार जाके आइसक्रीम खा लो। पापा को पता है तुम्हें जुकाम हो रहा है और तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, तो पापा ने मम्मी को भी डांट लगा दी, डोमिनेट करने का मतलब मम्मी को भी डांट लगा दी और तुम्हें भी डांट लगा दी, ठीक है। तो मम्मी का इफेक्ट तो था, मम्मी ने कह दिया था कि जाओ आइसक्रीम खा लो, लेकिन पापा ने आगे ब्रेक लगा दिया, ठीक है। तो वही चीज है यहाँ पे, बढ़ना चाहिए लेकिन नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ शेल से डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। तो नंबर ऑफ शेल कहते हैं तुम्हारे बढ़ने और ना बढ़ने से कुछ नहीं होगा, चलेगी किसकी, हमारी। तो नंबर ऑफ शेल्स का इफेक्ट ज्यादा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये ज्यादा यहाँ पे इफेक्टिव है, ठीक। और जो चीज ज्यादा इफेक्टिव है वो उतना ही डोमिनेट है, ठीक। तो डोमिनेट होने की वजह से ये यहाँ पे क्या होना चाहिए था, डिक्रीज होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन नंबर ऑफ शेल्स डोमिनेट करते हैं किसको, न्यूक्लियर चार्ज को। हेंस डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होता है आपके पास, एटॉमिक साइज, इसी वजह से एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज। आ गई बात समझ में? तो एटॉमिक साइज क्या मिलेगा आपको, इंक्रीज देखने को मिलेगा। तो अगर हम ऊपर से नीचे आएंगे, ठीक है, ऊपर से नीचे आएंगे तो एटॉमिक साइज क्या होगा, इंक्रीज। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? आ गई बात समझ में? ठीक है, सिंपल सा फंडा है एटॉमिक साइज का, कोई प्रॉब्लम? कैटाइंस हैव स्मॉलर साइज देन पेरेंट एटम, ठीक है। क्यों? कैटाइंस कैसे बनते हैं? कैटाइंस बनते हैं सर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर मोर देन इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ गए, इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए। एग्जांपल लेते हैं Na, ठीक है। Na के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं सर, एटॉमिक नंबर 11 है तो 11 ही है, प्रोटॉन भी कितने हैं सर, 11 ही है, ठीक है। अब कैटाइन कब बनेगा, एक लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करने के बाद, ठीक है। जब इसने एक लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया तो ये बन गया Na+1, ठीक। एक लॉस का मतलब सर यहाँ से आपने एक माइनस कर दिया इलेक्ट्रॉन में से, तो अब इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, 10, प्रोटॉन कितने रह गए, 11, ठीक है। अब हमें पहले से पता है सर, क्या पता है कि सर जब नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा हैं तो यही तो आपके पास क्या लगाएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे न्यूक्लियस से, और इलेक्ट्रॉन्स बेचारे कम हो गए हैं तो ये लोग ज़्यादा हैं ये लोग कम हैं, तो इसका साइज क्या होगा,
स्मॉलर, ठीक है, और इसका साइज क्या होगा, लार्जर, अगर हम कंपेयर करें दोनों को। आ गई बात समझ में, ठीक है। तो सिंपल सा फंडा है, जहां भी प्रोटॉन्स, और ये जो 10 इलेक्ट्रॉन ये तो बढ़ गया ना बेचारे, 2 कितना तक 11 था ना, 2 8 रह गए अब तो खाली, ठीक, एक शेल तो गायब हो गया, ठीक। यहाँ कितना था, इलेक्ट्रॉनिक कोएफिशिएंट 2 8 1 थी, 3 शेल थे, शेल का मतलब डिस्टेंस ज्यादा था, एक शेल गायब हो गया तो डिस्टेंस भी तो कम हो गया सर, यहाँ पे ये ज्यादा होगा और डिस्टेंस भी तो कम हो गया यहाँ, और जब डिस्टेंस कम हो गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा का मतलब क्या है, एटॉमिक साइज क्या होगा, डिक्रीज, न्यूक्लियस खींचेगा अपनी तरफ। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक कैटाइंस में, समझ में आ गया, ठीक है। बात करते हैं एनाइंस की। अब सर ये एनाइंस का फंडा क्या है, हमने कहा ये भी देख लो। देखो जीरा, एनाइंस बनते किससे हैं, एनाइंस बनता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ठीक। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया, अब यहाँ पे क्या फंडा होगा, इलेक्ट्रॉन्स आर मोर देन प्रोटॉन, प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, कैसे, Cl का 17 का मतलब 287, ठीक है, 287 का मतलब इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए आपके पास, 17 हो गए, प्रोटॉन भी कितने हो गए सर, 17, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, इलेक्ट्रॉन गेन क्या करोगे, यही तो करोगे इसके साथ, तो +1 यहाँ कर दो, तो अब इलेक्ट्रॉन कितने रह गए 18, प्रोटॉन कितने रह गए 17, ठीक है, और ये Cl-। अब सिंपल सा फंडा है यहाँ पे, प्रोटॉन कम है और इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, प्रोटॉन कम है और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ज्यादा, ठीक। अब एक और चीज, 287 था, ये बन गया 288, नंबर ऑफ शेल तो अभी भी सेम ही है, शेल तो एक भी, शेल तो उतने ही है जितने पहले थे, शेल में कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन पहले 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन से फोर्स लगा रहे थे, अब ये 17 प्रोटॉन्स 18 पर लगाएंगे, 18 का मतलब एक नेगेटिव बढ़ चुका है, तो पॉजिटिव का इफेक्ट क्या हो जाएगा, थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट बट जाएगा, उसको भी संभालना है आप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको पास, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, डिक्रीज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होने का मतलब क्या हो गया, क्यों हो जाएगी, क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हो रहे हैं, डिक्रीज, ठीक है, प्रोटॉन्स डिक्रीज हो रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो गए, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही डिक्रीज हो गई तो एटॉमिक साइज क्या हो गया, इंक्रीज। कोई प्रॉब्लम, ठीक है, तो इसका साइज लार्जर होगा और इसका साइज क्या होगा, Cl का स्मॉलर होगा, ठीक, कोई दिक्कत। बात करते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज पे, कौन सी होती हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होती हैं जिनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब Mg2+, Na1+, Fe-, जैसे इलेक्ट्रॉन निकालो, Mg2+ का मतलब Mg के एटॉमिक नंबर 12 है, 2+ का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए उसने, तो कितना बचा अब 10, Na का एटॉमिक नंबर 11 है, +1 का मतलब प्रोटॉन ज्यादा है, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो कितना हो गया 10, फ्लोरीन 9 का मतलब -1 का मतलब, माइनस का मतलब होता है गेन करना, ठीक है, -1 है तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, -2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, तो कितना हो गया 10, 1 बढ़ गया, ठीक। प्रोटॉन कितने इसके पास, प्रोटॉन तो उतने ही रहेंगे, प्रोटॉन 12, इसके पास प्रोटॉन 11, इसके पास प्रोटॉन 9। अब मुझे बता दो किसका साइज बड़ा होगा, किसका साइज छोटा होगा, है ना। तो सिंपल सी चीज क्या, यहाँ 12 है और यहाँ 10 है सर, ठीक, तो जब प्रोटॉन ज्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी, ठीक है, तो Mg का साइज सबसे छोटा होगा, ठीक, एरो साइज लेस देन, ठीक, ये सबसे छोटा है, स्मॉलर। आगे आ जाओ, यहाँ 11 हो गए, 12 से 11 हो गए, लेकिन ये तो भी सेम ही है, तो पॉजिटिव चार्ज कम हो गया, पॉजिटिव चार्ज कम होने का मतलब क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गई, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज कम होने का मतलब क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गई, ठीक, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गई तो Mg+2 के बाद कौन आएगा, Na+1, उसके बाद सबसे बड़ा किसका होगा, यहाँ 9 ही प्रोटॉन है और यहाँ इलेक्ट्रॉन है 11 10, तो अब प्रोटॉन पॉजिटिव फोर्स लगाने वाले कम है, नेगेटिव ज्यादा है, तो भाई कब तक होल्ड करके रखेंगे, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, कम। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कब लगती है, जब प्रोटॉन ज्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे या डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, ठीक है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाएंगे और प्रोटॉन्स कम हो जाएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि अब वो फोर्स डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, लोग ज्यादा हो गए, लोग कम हैं तो संभाले जा रहे हैं आराम से, लोग ज्यादा हो गए हैं तो अब संभालना थोड़ा भारी पड़ रहा है, ठीक है, ठीक, तो यहाँ पे कौन आएगा, Fe-1, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, Fe का क्या होगा, लार्जर, कोई दिक्कत, ठीक है।
आगे बात समझ में, कैटाइंस, एनाइंस और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की। ठीक, तो ये बात थी एटॉमिक साइज के बारे में। अब बात कर लेते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। अब ये है क्या चीज़, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, कितनी एनर्जी चाहिए, ठीक, क्या करने के लिए, टू रिमूव करने के लिए लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, ठीक, फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल से ही बाहर आएगा, ठीक, ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। सिंपल चीज़ है, कितनी एनर्जी आप। अब मेरी बात ध्यान रखना, मैं यहाँ इलेक्ट्रॉन पे बात नहीं करूँगा, हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड पे, इस सेक्शन पे बात करेंगे बस खाली। तो ये जनरली क्या है, ये एनर्जी रिक्वायर्ड है, ये चीज़ ध्यान रखना, क्या है, एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है, क्या करने के लिए, इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए बस, ठीक, कोई दिक्कत। एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज M कोई मेटल है, एक इलेक्ट्रॉन माइनस किया यानी कि लॉस किया तो बना M+1, ठीक है, ये इसे बोलते हैं फर्स्ट IP, और ये क्या होगी, लेस, ठीक। लेकिन अगर ये M+1 बन गया, M+1 मैंने बताया था क्या है, कैटाइन, और कैटाइन का साइज मैंने बताया था क्या था, कैटाइन का साइज होता है छोटा, ठीक है, और जितना ज़्यादा छोटा साइज होता है उतना ही उसके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, ठीक है, और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए मुझे एनर्जी जो देनी पड़ेगी ना, वो एनर्जी भी क्या देनी पड़ेगी, मोर, और ये एनर्जी ही तो है, जितनी ज़्यादा एनर्जी दोगे उतना ही IP क्या रहेगा, मोर, तो सेकंड IP क्या रहेगी, मोर। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, कोई दिक्कत, समझ में आ गया क्या सीन है फंडा, ठीक है, चलो समझ में आ गया क्या फंडा है, ठीक है, चलो जी बात कर लेते हैं अक्रॉस अ पीरियड, ठीक। अक्रॉस अ पीरियड IP सिर्फ दो फैक्टर पे खेलती है, एक आपके पास खेलेंगे एटॉमिक साइज पे, प्लस दूसरा आपके पास खेलेंगे हम न्यूक्लियर चार्ज पे, ठीक है, तो दो चीजों पे खेलेंगे, एटॉमिक साइज और न्यूक्लियर चार्ज, ठीक, चलो देखो, अक्रॉस अ पीरियड जाएंगे हम, हमें एक चीज पता है अक्रॉस अ पीरियड, क्या चीज पता है, अभी सिंपल सिंपल हो जाएगा, एटॉमिक साइज अगर समझ लेना तो ये आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बिल्कुल क्लियर कट हो जाएंगे। देखो कैसे, अगर हम अक्रॉस अ पीरियड जाते हैं तो यहाँ देखो जी, सिंपल चीज देखते हैं, ठीक है, देखो कौन से फैक्टर्स हैं आपके पास, अक्रॉस पीरियड जाने पे दो फैक्टर्स मैंने लिए हैं, एटॉमिक साइज लिया और न्यूक्लियर चार्ज लिया, ठीक है। एटॉमिक साइज अक्रॉस पीरियड जाते हैं तो हमें पता है सर डिक्रीज होता है, अभी पीछे बढ़ के आए, ठीक है, तो एटॉमिक साइज क्या होता है सर, डिक्रीज, ठीक। जब एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा तो अब मेरी बात ध्यान समझना, एटॉमिक साइज डिक्रीज होने का मतलब ही क्या है, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गई है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज्ड, एरो अप मींस इंक्रीज, ठीक है, तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होने का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गई है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए, ठीक है, एनर्जी भी क्या चाहिए होगी, एनर्जी रिक्वायर्ड भी क्या होगी आपके पास, मोर, यानी कि एरो अप, यानी कि ये भी ज़्यादा चाहिए होगी, ठीक है। और एनर्जी रिक्वायर्ड की आपने सर बात कर दी है अगर, ठीक, तो ये जो एनर्जी रिक्वायर्ड अगर ज़्यादा चाहिए इस फोर्स, क्योंकि अगर एटॉमिक साइज छोटा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, इसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड भी क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए, और एनर्जी रिक्वायर्ड क्या है सर, IP, ठीक है, इस कंडीशन में IP क्या होनी चाहिए, इंक्रीज। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, समझ में आ गया, ठीक है। बात करते हैं न्यूक्लियर चार्ज की, ठीक है। देखो सर न्यूक्लियर चार्ज का सिंपल सा फंडा है, अक्रॉस अ पीरियड जाएंगे तो ये डिपेंड करता है एटॉमिक नंबर पे, ठीक, और ये भी क्या हो रहा है, इंक्रीज होता है, ठीक है। तो इसका इंक्रीज होने का मतलब क्या है सर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगी, और सर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगी, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को अगर हमें ब्रेक करना है, क्योंकि अगर हमें इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक क्यों करेंगे, क्योंकि हमें एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, यानी कि ये न्यूक्लियस है, ये आपके पास ऑर्बिट है, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो मुझे उसमें से आउटर में से ये वाला ऑर्बिट ये बाहर निकालना है, तो ये अंदर की तरफ इसमें न्यूक्लियस ने खींच रखा है इसको, अब मुझे इस एनर्जी बाहर से देनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है, ताकि मैं ये वाला जो है ना, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसको क्या कर सकूं, ब्रेक कर सकूं, इसको ब्रेक करूंगा तभी तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा निकल कर, ठीक है, आ गई बात समझ में, सही। तो वही चीज है, तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए मुझे, इसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी मोर देनी पड़ेगी, और मोर का मतलब क्या हो गया सर, एटॉमिक साइज अगर आपके पास डिक्रीज होता है तो ये इंक्रीज होगा, तो सर ये IP यहाँ पे भी क्या होगा, इंक्रीज,
ठीक है, कोई दिक्कत? तो अगर हम अक्रॉस अ पीरियड जाते हैं ऐसे, ठीक है, कैसे, लिथियम BeBCNO से, तो अक्रॉस अ पीरियड आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है? इंक्रीज। इंक्रीज का मतलब ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। कोई दिक्कत? ठीक है, आ गई बात समझ में? ठीक, बात करते हैं डाउन द ग्रुप की। ठीक है, ठीक, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ठीक है, इनकी बात कर लेंगे यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं दो ही पे, एटॉमिक साइज और न्यूक्लियर चार्ज। डाउन द ग्रुप आएंगे तो मैंने बताया था डाउन द ग्रुप, मैंने बताया डाउन द ग्रुप कौन डोमिनेट करता है? नंबर ऑफ शेल्स। पापा डोमिनेट करेंगे, मम्मी बोल रही है आइसक्रीम लेने जाओ, लेकिन पापा कहेंगे दोनों को मना कर देंगे, नहीं बिल्कुल नहीं। ठीक, तो यहाँ पे अक्रॉस डाउन द ग्रुप आने पर एटॉमिक साइज क्या होता है? बात करके आ चुके हैं पहले, ठीक है, क्या होता है? डिक्रीज, सॉरी, एटॉमिक साइज यहाँ पे क्या होता है? इंक्रीज। ठीक है, तो जब एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो चीज थोड़ी समझने वाली है। एटॉमिक साइज इंक्रीज होने का मतलब क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ना, वो क्या हो रही है? डिक्रीज। ठीक, अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किसके बीच में? न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल्स या फिर नंबर ऑफ शेल्स के बीच में। ठीक, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो रही है, ठीक, तो एटॉमिक साइज बढ़ गया। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने का मतलब क्या है? देखो जी, कहने का मेरा मतलब ये है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ये न्यूक्लियस, अगर मैं सोडियम की बात करूं, ये 3 है, यहां से इलेक्ट्रॉन मुझे बाहर निकालना है। अब देखो डिस्टेंस बढ़ गया है, डिस्टेंस बढ़ने का मतलब क्या हो गया? अब ये मुझसे दूर हो गया है। ठीक, यानी कि अब ये न्यूक्लियस से दूर है, और जब जो चीज न्यूक्लियस से दूर है और प्लस उसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये इसको खींच तो रहा है लेकिन उतना ही नहीं खींच पा रहा है। तो अगर मैं थोड़ी सी फोर्स इस पर लगा दूं तो मैं इसको आराम से आज़ाद कर दूंगा, है ना, मैं इसको आज़ाद कर दूंगा। तो यानी कि यहाँ पे जो फोर्स लगानी पड़ेगी वो क्या होगी? एनर्जी जो होगी ना, वो क्या लगेगी? लेस। ठीक, कोई दिक्कत? किसी ने किसी चीज़ को जोर से पकड़ रखा है, ठीक है, मेरी मुट्ठी में कोई चीज़ है, उसे मैंने जोर से बंद कर रखा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। अब मेरी उंगलियां खोलने के लिए आपको उतनी एनर्जी लगानी पड़ेगी, लेकिन मैं कह रहा हूँ मेरी जो मुट्ठी है जिसके अंदर मैंने कुछ एक चीज़ होल्ड कर रखी है, अब वो लूजली बाउंड है, ठीक है, तो आराम से मेरी उंगलियां खुल जाएंगी और वो चीज़ आज़ाद हो जाएगी। सही है, कोई दिक्कत? तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, यानी कि एनर्जी भी कम लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो आईपी क्या हो जाएगी आपके पास? इंक्रीज। सॉरी, आईपी क्या हो जाएगा? अब फोर्स, अब एनर्जी ज़्यादा थोड़ी लगानी पड़ेगी, लेस। लेस का मतलब कम लगानी पड़ेगी, तो आईपी क्या हो जाएगा? डिक्रीज। तो ऐसे समझो, सिंपल सिंपल ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। ठीक है, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, आईपी भी ज़्यादा लगानी पड़ेगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, आईपी भी कम लगानी पड़ेगी। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक, डायरेक्टली का मतलब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये कम होगा तो ये भी कम होगा। ठीक, कोई दिक्कत? न्यूक्लियर चार्ज की वजह से क्या होता है सर? ये इंक्रीज होता है। ठीक, और जब ये इंक्रीज होगा तो अब देखो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है ना, न्यूक्लियर चार्ज। अब यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा केस है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है तो यहाँ पे इस कंडीशन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होती है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होने का मतलब क्या है? एनर्जी चाहिए होगी मोर। एनर्जी मोर का मतलब यहाँ पे क्या आएगा? इंक्रीज। ठीक है, कोई दिक्कत? सही, दोनों का अलग फंडा है, ये एटॉमिक साइज और ये न्यूक्लियर चार्ज है। ठीक है, दोनों का अलग अलग सीन है। सही, अच्छा, अब करना क्या है सर? दोनों में एक डिक्रीज है और एक इंक्रीज है। मैंने बताया था एटॉमिक साइज किस पे? जनरली नंबर ऑफ शेल्स पे। तो यहाँ पे ये किसको करता है? डोमिनेट करता है। क्या करता है? डोमिनेट। एटॉमिक साइज किस पे डिपेंड है? यहाँ डाउन द ग्रुप जनरली एटॉमिक साइज है क्या? नंबर ऑफ शेल्स। नंबर ऑफ शेल्स का डोमिनेशन है, ठीक है, और नंबर ऑफ शेल्स डोमिनेट करते हैं न्यूक्लियर चार्ज को। तो ये वाला फंडा किसे करेगा? डोमिनेट इसको। तो ये क्या आएगा यहाँ पे? मेरी चलेगी, तुम्हारी नहीं चलेगी। ठीक है, तो अगर हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो डाउन द ग्रुप आने पे जो आईपी है आपकी क्या होती है? डिक्रीज। ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत? तो कहने का मेरा मतलब है लिथियम से ऊपर आएगा आपके पास, तो जो लिथियम है, ठीक है, लिथियम में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, फिर कम, फिर कम, फिर कम, और सीजियम में सबसे ही आईपी जो सीजियम की होगी वो सबसे क्या होगी? लेस, क्योंकि डिक्रीज, डिक्रीज का मतलब ज्यादा, ज्यादा, फिर कम, फिर कम, फिर कम और फिर कम। कोई दिक्कत? आ गई बात समझ में? ठीक है, सही है। तो ये था आपके पास आयनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, कोई दिक्कत? अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना। ठीक है, आईसीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से
क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा घूम के आता है, डायरेक्ट नहीं पूछेगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो, मेमोराइजेशन का कोई सीन नहीं है, मेमोराइजेशन करने के लिए आप कहीं से भी कर सकते हो भाई, कोई सीन नहीं मेमोराइजेशन करने का, ठीक है। कॉन्सेप्ट को समझो क्या है, एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिया ना तो बाद में भी रिवाइज करोगे बस खाली, वरना दिमाग में सेट हो जाएगा। चीज़ें आसान करो अपने लिए, ठीक। चलो ठीक है, बात करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है क्या चीज़? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, ठीक है। तो यानी कि जनरली क्या एनर्जी रिलीज्ड है, कब? व्हेन एन एटम इन गैस स्टेट एक्सेप्ट्स एन इलेक्ट्रॉन, जब एक एटम एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो क्या बनाता है, एनाइन। क्या बनाता है, एनाइन, ठीक है। तो एनर्जी रिलीज्ड है जब एक कोई एटम इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, और वो क्या बनाता है, एनाइन। सिंपल सी चीज, ठीक। ये कोई एटम है, एटम ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया +1 और बना लिया X-1, और X- क्या है, एनाइन, ठीक। एनर्जी क्या होगी यहाँ पे, लिबरेटेड होगी, ठीक है, सही। और हमें पता है एनाइन का, हमने पहले ही पढ़ा था, जो एनाइंस है उनका साइज बड़ा होता है पेरेंट एलिमेंट से, ठीक है, ठीक। यूनिट आपके पास है इसकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। इलेक्ट्रॉन और जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है उसकी भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये मैं मिस कर गया था, डिनोटेड बाय नेगेटिव साइन, ठीक। यानी कि फॉर एग्जांपल -3.80 कुछ ऐसे है, तो ये जो माइनस साइन है ये डिनोट कर रहा है क्या है, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, कोई दिक्कत है, ठीक है। अब क्लियर कट एक चीज देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जनरली आपको कहाँ देखने को ज्यादा मिलेगी, ठीक, या कहाँ देखने को आपको जनरली, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपको कहाँ जनरली देखने को ज्यादा मिलेगी, ये मिलेगी आपको इसमें नॉन मेटल्स में। कहाँ मिलेगी, नॉन मेटल्स में, ठीक है। क्यों? क्योंकि नॉन मेटल्स के पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, ठीक। तो जिसके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है वो इलेक्ट्रॉन को उतनी जल्दी गेन कर लेगा, ठीक है। न्यूक्लियस कोर से किसी चीज़ को खींचने की ताकत ज़्यादा है, ठीक है। मैं यहाँ खड़ा हूँ और कोई सामने एक एक सपोज एक वाटर का एक एक सर्कल सा फॉर्म हो रहा है, तो वो मुझे अपनी तरफ खींचेगा, मैं जितना दूर हूँ वो मुझे नहीं खींच पाएगा, ठीक है। जिसका साइज छोटा है ना वो इलेक्ट्रॉन को उतनी जल्दी अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक। देखो कैसे, बात करते हैं क्रॉस ऑर्बिट की। सबसे पहले आता है एटॉमिक साइज, ठीक है। सबसे पहले क्या लेंगे, एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज अक्रॉस ऑर्बिट जाने पे क्या होता है सर, डिक्रीज, ठीक। एटॉमिक साइज अक्रॉस ऑर्बिट जाने पे डिक्रीज होगा, डिक्रीज क्यों होता है सर, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है ना। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने का मतलब क्या है सर, एटॉमिक साइज छोटा हो जाएगा। और मैंने बताया था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने का मतलब क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के चांसेस भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के चांसेस ज्यादा होंगे। और जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के चांसेस ज्यादा होंगे क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होने वाली है, इंक्रीज, ठीक है। तो एनर्जी लिबरेटेड भी क्या होगी, ज्यादा होगी, कोई दिक्कत, ठीक। न्यूक्लियर चार्ज पाते हैं, न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है सर, इंक्रीज। यहाँ तो सिंपल सा फंडा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज्यादा है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा, खींच रहा है, वो खींच रहा है, ठीक है। तो एकदम खींच जाओगे जहाँ भी जाओगे, है ना, ठीक है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी जल्दी होगा, एकदम हो जाएगा, ठीक है, सही। तो यहाँ पे भी लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो अक्रॉस अ पीरियड जाने पे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट यानी कि लिथियम BeBCNO एटॉमिक सॉरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, इंक्रीज, कोई दिक्कत है, ठीक है। यहाँ पे कम, फिर और ज़्यादा, 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 क्यों? क्योंकि एटॉमिक साइज कम हो रहा है, ठीक, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रही है। और जब एटॉमिक साइज कम हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो, तो बाहर से कोई भी इलेक्ट्रॉन आएगा वो एकदम से क्या हो जाएगा, गेन कर लिया जाएगा, ठीक है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन तेज होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन तेज का मतलब कि एनर्जी लिबरेटेड भी क्या होगी, ज्यादा होगी। एकदम से अट्रैक्ट होगा तो एकदम से एनर्जी बाहर निकलेगी, ठीक है। हल्के हल्के होगा तो एनर्जी एकदम से बाहर नहीं निकलेगी, ठीक है, ठीक है। पानी में अगर आप एसिड डालो तो एकदम से होता है, हल्के हल्के डालोगे तो नहीं होगा इतना, ठीक, कोई दिक्कत, वही वाली कंडीशन है। आगे बात समझ में, ठीक है। तो ये तो बात थी अक्रॉस अ पीरियड की, लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन भी देख लेते हैं। अगर हम बात करते हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाईएस्ट फॉर हेलोजेंस, हेलोजेंस के लिए सबसे ज्यादा है, ठीक। लीस्ट फॉर एल्कली मेटल्स, ठीक है। एल्कली मेटल्स के लिए सबसे कम है, हेलोजेंस के लिए सबसे ज्यादा क्यों है, बिकॉज दे हैव स्मॉल एटॉमिक साइज, जो इनका एटॉमिक साइज है वो बहुत ही क्या है, लेस, स्मॉलर है।
एल्कली मेटल्स के लिए क्यों है? क्योंकि सिंपल चीज है, बिकॉज एटॉमिक साइज लार्जर है। और एटॉमिक साइज लार्जर होने का मतलब क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस है तो यानी कि जो भी बाहर इलेक्ट्रॉन आएगा वो अट्रैक्ट कम होगा। ठीक है, अच्छा सपोज हम पीरियड 2 की बात करते हैं। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। ठीक, यहाँ पे देखो जरा -0.61, मुझे हमने क्या काम किया था, ये यहाँ से क्या होगी, अगर हम अक्रॉस ए पीरियड जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होती है, बिल्कुल होगी। देखो कैसे, 0.61, फिर 0.30, 0.125, 0.145 और -3.6। माइनस में जो वैल्यूज होती है वो क्या होती है? छोटी होती है। अब तुम कहोगे सर ये 3.6 है और ये सर 0.61 है, लेकिन माइनस में जो वैल्यूज होती है ना, माइनस में जो वैल्यू जितनी बड़ी होगी वो उतनी ही छोटी होगी। ठीक है, कहने का मतलब -1 बड़ा होगा -2 से। आ गई बात समझ? ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि बेरिलियम और नाइट्रोजन यहाँ पे एक्सेप्शन है, दोनों एक्सेप्शन है यहाँ पे। ऐसा क्यों? देखो ऐसा इसलिए होता है, सिंपल सी चीज है, बिकॉज दे हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इनके पास स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, तो दे फाइंड डिफिकल्ट टू ऐड अ इलेक्ट्रॉन टू देम। तो इसमें इलेक्ट्रॉन हो ऐड करना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, अब तुम कहोगे सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे है? देखो जी, यहाँ पे सारा खेल चलता है एसपीडीएफ फॉर्मेट का। एसपीडीएफ ये आप क्लास 11th में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एसपीडीएफ में आउटर मोस्ट शेल्स में फिल्ड होते हैं। देखो कैसे, अगर मैं कहता हूँ ये 3 है और ये 4 है, 4 का मतलब कितना हो गया? अगर आप लिखोगे तो 2 2 लिखोगे, है ना। लेकिन अगर हम इसे यहाँ भरेंगे 1s2 और 2s2, तो यहाँ पे जो s ब्लॉक होता है ना, जो s ऑर्बिटल होता है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और दोनों ही हैं यहाँ पे। ठीक है, इस वजह से ये स्टेबल हो गया। नाइट्रोजन की बात करते हैं, नाइट्रोजन का है 7। 7 का मतलब अगर लिखोगे 2 5 लिखोगे, जो आप 10th में पढ़ रहे हैं। लेकिन अब हायर में जाएंगे तो ये लिखी जाएगी 1s2, 2s2, 2p1, सॉरी 4, 2p3। ठीक है, 3 का मतलब क्या हो गया? ये कुछ इस तरीके से भर जाएगा, 1 1 1 और 2 यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, तो ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से ये एक्सेप्शन यहाँ पे शो करते हैं, कोई दिक्कत? ठीक है, अच्छा अब बात आती है किसकी? नियॉन की। नियॉन का जो आपके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो ऑलमोस्ट 0 है। ऐसा क्यों सर? बिकॉज दे हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हेंस फाइंड डिफिकल्ट टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स। नियॉन हैलोजेंस जितने भी इनर्ट हैं, तो इनर्ट का तो हमें पता ही है, इनर्ट एलिमेंट्स के पास स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैसे ही है जैसे कि आपके पास ये 10 है, 10 का मतलब 2 8, तो इनकी तो यहीं पे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्यूपाई हो रही है ना। तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सही है। तो ना तो ये अट्रैक्ट करेंगे और ना ये लूज करेंगे। और अगर हम इसको भी हम एसपीडीएफ फॉर्मेट में देखें तो क्या होगा? 1s2, 2s2, 2p6। 6 का मतलब क्या हो गया? देखो इसमें आपके पास 1 2 3 4 5 6, फिर यहाँ पे 1 2, तो ये स्टेबल है। जगह ही नहीं है भाई बनने की, कोई जगह ही नहीं बची है। ठीक है, ठीक है ना, कोई जगह ही नहीं है, तो जगह ही नहीं है तो कुछ नहीं है। सही है, ठीक। एसपीडीएफ ये ऑर्बिटल्स होते हैं। क्या होते हैं ये? ऑर्बिटल्स। ये आप 11th में पढ़ेंगे इसको। ठीक है, फॉर बस सही। तो इस वजह से ही दोनों क्या शो करते हैं? एक्सेप्शन शो करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बेसिस पे। ठीक, अच्छा एक चीज ध्यान रखना, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा उतना ही एलिमेंट जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, देखो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी यानी कि एनर्जी रिलीज होगी। और एनर्जी कब रिलीज होगी? जब एटॉमिक साइज छोटा होगा। और एटॉमिक साइज छोटा किसका होता है? नॉन मेटल्स का। किसका होता है जनरली? नॉन मेटल्स का। ठीक है, तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो नॉन मेटल्स क्या होंगे? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा एलिमेंट और ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो करेगा। कोई दिक्कत? तो ग्रेटर द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव द एलिमेंट एंड इज मोर ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर। ठीक है, और सारे के सारे क्या होंगे? नॉन मेटल्स होंगे। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ठीक है, अब बात कर लेते हैं आईसीएससी सिलेबस के हिसाब से चलेंगे। आईसीएससी अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट आईसीएससी सिलेबस 2026, तो आपके पास ये सारा कुछ सिलेबस में है। ठीक, सही है। तो अब बात कर लेते हैं डाउन द ग्रुप क्या होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सपोज हम हेलोजन ग्रुप्स की बात करते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 27, क्लोरीन 17, एटॉमिक नंबर 287, देन ब्रोमीन 28 18 7 एंड देन सो ऑन। ठीक है, ये इनके इलेक्ट्रॉनिक
ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यूज हैं फॉर क्लोरीन, फ्लोरीन एंड आयोडीन, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप दिख रहा होगा, ये 3.6 है और ये 3.8 है। तो अब नेगेटिव वैल्यूज दोनों में, अब एक चीज यहाँ पे दोनों में डिफरेंस है, ठीक है, यहाँ डिफरेंस है, बाकी तो चलो सही चल रहा है। 3.60 से क्या आ गया 3.50, अगर मैं इसको कंपेयर करके किया जाए, फिर 3.60 से आ गया आपके पास 3.20, ठीक है। तो ये वैल्यूज तो इंक्रीज हो रही हैं अब क्योंकि माइनस में है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस है। अब देखो पहले यहाँ समझते हैं क्या चीज़ है। एटॉमिक साइज अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो होता है इंक्रीज, ठीक। एटॉमिक साइज इंक्रीज होने का मतलब क्या है सर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज है। एरो डाउन मीन्स डिक्रीज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होने का मतलब क्या है सर, जल्दी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं होगा तो एनर्जी रिलीज भी जल्दी से नहीं होगी, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी आपके पास, डिक्रीज, ठीक है। कोई दिक्कत, सही। अच्छा, न्यूक्लियर चार्ज पाते हैं। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या है, न्यूक्लियर चार्ज तो जब एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, प्रोटॉन्स बढ़ेंगे तो ये तो इंक्रीज होगा। ये इंक्रीज होने का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रही है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होगा बहुत ज्यादा, ठीक है, ठीक। इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टेड, ठीक, विद ग्रेटर फोर्स। जब इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हुआ ग्रेटर फोर्स से तो एनर्जी रिलीज भी क्या होगी, ज्यादा। एनर्जी रिलीज भी क्या होगी, मोर, ठीक है। अब अगर ये सब ज्यादा हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज, ठीक है। भाई एनर्जी रिलीज ही तो है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होनी चाहिए, सही है। लेकिन ऐसा सीन नहीं है। क्यों नहीं है, मैंने बताया था जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, ये जो आपके पास नंबर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो रही है, ये किसकी वजह से हो रही है, नंबर ऑफ शेल्स की वजह से। क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, और जब नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं तो नंबर ऑफ शेल्स यानी कि एटॉमिक साइज यहाँ पे डोमिनेट करता है किसको, न्यूक्लियर चार्ज को, ठीक है। इट डोमिनेट्स ओवर न्यूक्लियर चार्ज, हेंस इसका इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। किसका इफेक्ट देखने को मिलेगा, इसका। इसने कहा भाई तुम्हारी नहीं चलेगी मेरी चलेगी, ठीक है। तो अगर हम डाउन द ग्रुप आएंगे ना तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, डिक्रीज, ठीक है। बिल्कुल सर, पॉइंट इतना है, 0.50 आ गया, 3.20 आ गया, कोई दिक्कत। यानी कि ये ज्यादा फिर कम फिर कम, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है। ये आपके पास क्लोरीन और फ्लोरीन में एक्सप्रेशन है, ये -3.6 है, ये 3.8 है। ये वाली जो है ना, ये ज्यादा ये कम ये कम, लेकिन ये वाली क्या है, इंक्रीज है। ये फ्लोरीन के कंपैरिजन में इंक्रीज, ये फ्लोरीन के कंपैरिजन में इंक्रीज है। ऐसा क्यों, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है वाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, वाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज मोर देन फ्लोरीन, और सेम केस है वाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ सल्फर इज मोर देन ऑक्सीजन। तो देखो सिंपल सा आंसर है क्या, साइज ऑफ फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन आर स्मॉल, इनके जो साइज है वो स्मॉल है। अब कैसे, अब पहले यहीं पे कंपेयर कर लेते हैं एक बार। देखो मैं लेता हूँ आपके पास, अगर हम क्लोरीन और फ्लोरीन लेते हैं तो फ्लोरीन आ गया आपके पास 2.7, यानी कि इसके पास 2 ही शेल है। क्लोरीन की बात करेंगे 2.87, भाई इसके पास 3 शेल है। आ गई बात समझ में, ठीक है। तो क्लोरीन के पास 3 शेल है, 3 शेल है, सही। इसके पास 2 शेल है, तो इसका साइज क्या है, साइज पता चल रहा है सर स्मॉल है, ठीक है। अब जब साइज स्मॉल है और इसी स्मॉल साइज में 7 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ है और 2 इलेक्ट्रॉन अंदर है, ठीक है। इसमें 7 बाहर है, ठीक है। अब देखो जरा, और 8 अंदर है। अब एक चीज ध्यान से समझ लो, यहां पर अगर हम नीचे वाली बात करें, अगर हम यहां बात करते हैं, नेक्स्ट स्टेप मैंने और कुछ लिखा है, हेंस दे एक्सपीरियंसेस स्ट्रॉन्ग इनर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस। क्या क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग इनर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस होते हैं इसमें, एन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन डज नॉट फील अट्रैक्टेड, और जो बाहर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो इतना अट्रैक्ट नहीं हो पाता है। कैसे, देखो जब इसका साइज छोटा है, इतने छोटे साइज में 8 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं और 7 इलेक्ट्रॉन, 2 अंदर इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं और 7 बाहर भरे हुए हैं। तो जब साइज छोटा ना, तो एक कमरा छोटा है, उस कमरे में 7 लोग भर दिए
तो क्या होगा ना, खिचपिच होगी, उन्हें फ्रस्ट्रेशन होने लगेगा, यार घुटन सी हो रही है। एक तो वो कहेगा तू बाहर जा यार, क्या यहाँ पे लोग कम होने चाहिए। तो ये ना एक दूसरे पे ही फोर्स एक्सर्ट करना शुरू कर देते हैं, रिपल्सिव फोर्स, ठीक है। और ये ऐसे भी लगती है, इनर शेल से आउटर में भी लगती है, और आउटर शेल पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में लगती है। तो ये एक दूसरे को धक्का मुक्की कर देते हैं, सही है। तो जब ये एक दूसरे को धक्का मुक्की करते हैं, तो जब ये एक दूसरे को हिलाएंगे, तो ये क्या करते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करते हैं, ठीक है। अगर कोई पड़ता स्टिल खड़ा है तो मैंने उसे पकड़ रखा है, तो ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जब वो इधर उधर हिलना शुरू होगा तो थोड़ा सा क्या ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर होने लगेगी। कहते हैं ना, अगर कोई चीज हिल रही है तो वो क्या काम करता है, वो किसी चीज को ब्रेक कर सकता है, लेकिन अगर आप स्टिल बैठे हैं तो आप कैसे तोड़ पाएंगे, ठीक है। तो रस्सी कैसे तोड़ पाएंगे, जब तक आप हिलेंगे नहीं या खींचेंगे नहीं तो रस्सी नहीं टूटेगी। तो यहाँ पे भी फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से, ये इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाती है, लेस, कम हो जाती है यहाँ पे। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती है तो अट्रैक्शन बाहर वाला इलेक्ट्रॉन महसूस करेगा ही नहीं, ठीक है, ये बेचारा करेगा ही नहीं, ठीक है। इसी वजह से ड्यू टू दिस स्ट्रॉन्ग इनर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस, साइज ऑफ क्लोरीन इज मोर देन ऑफ फ्लोरीन। और क्लोरीन की बात करें तो यहाँ पे साइज बड़ा है तो आपके पास स्पेस ज्यादा है, यहाँ पे साइज लार्जर है क्योंकि इसके पास 3 शेल है ना। और जब 3 शेल है, साइज बड़ा है तो स्पेस ज्यादा है, तो वो आराम से है। उन्होंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, स्पेस ज्यादा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से हिलने डुलने की जरूरत नहीं है, आराम से कंफर्टेबल पड़े हैं, थोड़ा बहुत, इतना भी अनकंफर्टेबल नहीं है हम, कमरा थोड़ा बड़ा है, ठीक है। तो वो हिल नहीं रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, तो फार से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पूरी रहेगी, सही है, कोई दिक्कत। जब वो हिल नहीं रही है तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम नहीं कर रहे हैं, सही है। आगे बात समझ में, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, स्ट्रॉन्ग इनर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस की वजह से जो लगता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में, ठीक है, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट फील अट्रैक्टेड, ठीक। और ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्शंस होते हैं, इससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाती है, डिक्रीज, कोई दिक्कत, ठीक है, आगे समझ में, सही है। तो ये बात थी किसकी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, ठीक। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लास 10th ICSE के लिए, ठीक है। चलो अब बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से चीज पता चल रही है जनरली है किस चीज की है, ये जनरली सर नॉन मेटल्स की है। किसकी है, नॉन मेटल्स, ठीक, क्योंकि नॉन मेटल ही इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो या फिर इलेक्ट्रॉन से अपनी तरफ खींचते हैं। मेटल्स तो देते हैं, मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर्स, वो इलेक्ट्रॉन देते हैं। नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स, उन्हें इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इलेक्ट्रॉन लविंग है वो, ठीक है। डेफिनेशन की बात करें, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टू इटसेल्फ, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचना, व्हेन कंबाइंड इन अ कंपाउंड, जब एक कंपाउंड में कंबाइन हो जाए, यानी कि 1 से 2 हो जाए, ठीक है। कैसे, एग्जांपल लेते हैं NaCl। अब NaCl में Na के पास कितने हैं, Na के पास 281, यानी कि इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन 11, ठीक। Cl के पास कितने हैं, Cl के पास 17, यानी कि 287, ठीक। तो Na के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, Cl के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सही। तो Na ने इलेक्ट्रॉन दिया, ठीक है, Na इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा यहाँ पर, सही है। तो जब Na इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, अब इलेक्ट्रॉन डोनेट क्यों करेगा Na, देखो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस है, क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस, क्योंकि ये आपके पास क्या है, मेटल्स, तो मैंने बताया था मेटल्स इलेक्ट्रॉन डोनर्स हैं, ठीक है। लेकिन Cl की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या है, मोर, सही है। अब Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर क्यों है, क्योंकि Cl का जो साइज है वो क्या है आपके पास, स्मॉल, देखो यहीं से रिलेट हो जाएगा आपको चीजें। तो एटॉमिक साइज छोटा होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, मोर है, कोई दिक्कत, आ गई बात समझ में, ठीक है। और जब साइज छोटा है, साइज छोटा होने का मतलब सर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मोर होगी, ठीक है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मोर होने का मतलब सर इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो यानी Cl ने ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ क्या किया, अट्रैक्ट किया, कोई दिक्कत है, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज में डिफरेंसेस है, इसकी लेस है और जिसकी लेस है वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट नहीं करेगा, जिसकी मोर है वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, कोई दिक्कत, ठीक है। तो यही चीज ये है, अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो किसने इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट किया, Cl ने। बात करते हैं Cl2 की। Cl2 में कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या है सर, शेयरिंग, ठीक है। लेकिन दोनों ही सिमिलर है, ये भी Cl और ये भी Cl है। इसके पास 7, इसके पास भी 7, इसने का देख भाई
मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी उतनी है जितनी तेरी है, तो जिससे मैं अट्रैक्ट कर रहा हूँ उससे ही तू अट्रैक्ट कर रहा है। मैं अपनी तरफ खींच रहा हूँ, इसने कहा मैं अपनी तरफ खींच रहा हूँ, तो लेकिन दोनों जो फोर्सेस लग रही हैं वो दोनों क्या है, इक्वल हैं। तो इक्वल एंड अपोजिट देख के कैंसिल आउट एक चला, तो ना तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा ना ही इलेक्ट्रॉन उधर जाएगा, ना तो इससे इलेक्ट्रॉन उधर जाएगा ना ही इसका इलेक्ट्रॉन इधर आएगा। ठीक है, इन्होंने कहा भाई ऐसे बात नहीं बन रही, इसने कहा क्या शेयरिंग कर लेते हैं, तो इन्होंने सिर्फ शेयरिंग करके अपना सेटिस्फाई किया अपने आप को। ठीक है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आएगा वो क्या होगा, यहाँ पे क्या है, सिमिलर है। तो यहाँ आपको कोई अट्रैक्शन देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ क्या होगी, शेयरिंग होगी। ठीक है, ना तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा ना इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएगा, लेकिन इन्हें हाथ मिला के चलना पड़ेगा बस, कोई दिक्कत, लेकिन यहाँ चले जाता हूँ कोई दिक्कत। ये कॉन्सेप्ट है किसका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। ठीक है, अब हम बात करेंगे अक्रॉस द पीरियड और डाउन द ग्रुप, और यहीं से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ ई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को भी कंबाइन करके समझ लेंगे शॉर्ट में। अब देखो, अब शॉर्ट में करते हैं ट्रिक से, क्योंकि आप दोनों चीज समझ चुके हैं। ध्यान रखना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। ठीक है, बस फर्क इतना है, ये अट्रैक्टेड है और ये क्या है, एनर्जी रिलीज्ड है। क्या है, एनर्जी रिलीज्ड। ठीक, यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मोर है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होगी, मोर। क्यों होगी, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने का मतलब क्या है, साइज, एटॉमिक साइज क्या होगा आपके पास, स्मॉल। ठीक, अब जब स्मॉल होगा तो इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, और जो जनरली एलिमेंट होगा वो क्या होगा, नॉन मेटल होगा। ठीक है, ये चीज सिंपल सी ध्यान रखनी है। सही, चलो अब हम बात करते हैं अक्रॉस अ पीरियड और डाउन द ग्रुप की, ये वेरिएशंस कैसे होंगे। एटॉमिक साइज, अगर हम अक्रॉस अ पीरियड जाते हैं सर, एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज। ठीक है, एटॉमिक साइज डिक्रीज होने का मतलब क्या है सर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज है, और सर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, है ना। और सिर्फ हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एनर्जी पे बात नहीं करता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिर्फ बात किस पे करता है, अट्रैक्शन पे। किस पे बात करता है, अट्रैक्शन पे। ठीक है, तो साइज छोटा, अट्रैक्शन ज्यादा। ठीक, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा, तो ये क्या होगा, इंक्रीज। क्या होगा, इंक्रीज। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज जाते हुए क्या होता है, इंक्रीज। और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने का मतलब क्या है सर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज है। ठीक है, और सर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन भी जल्दी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर भी अट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन पेयर अट्रैक्ट होगा एक की साइड, तो इलेक्ट्रॉन ये क्या होगी, इंक्रीज। ठीक है, तो दोनों फैक्टर्स में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो सिंपल सी चीज है, अगर आप अक्रॉस अ पीरियड जाएंगे तो ये क्या होगी, आपको इंक्रीज मिलेगी। ठीक है, तो इसलिए सबसे ज्यादा किसकी होगी, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन होंगे, हैलोजेंस। हैलोजेंस का मतलब F हो गया, Cl हो गया, Br हो गया, I, ये वाले सबसे ज्यादा होंगे। ठीक है, और सबसे ज्यादा कौन होगा, फ्लोरीन, क्योंकि इसके पास इसका जो साइज है वो औरों से बहुत क्या है, छोटा। ठीक, ठीक है, कोई दिक्कत। नोबल गैसेस पे, नोबल गैसेस पे इसका कोई फर्क नहीं है, बिकॉज दे हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, उनके पास स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही, कोई दिक्कत। बात करते हैं डाउन द ग्रुप की। अब सब डाउन द ग्रुप जाएंगे तो एटॉमिक साइज क्या होता है डाउन द ग्रुप जाने पे। ठीक है, देखो जरा, डाउन द ग्रुप जाने पे एटॉमिक साइज आपके पास इंक्रीज होता है। सही, जब एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, एटॉमिक साइज इंक्रीज होने का मतलब क्या है सर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज है। एरो डाउन मीन डिक्रीज। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज है, तो सर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज है तो इलेक्ट्रॉन जल्दी से अट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है, और जब इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट नहीं होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होने वाली है, डिक्रीज। क्या होने वाली है, डिक्रीज। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज पाते हैं, न्यूक्लियर चार्ज तो हमेशा बढ़ता ही है भाई, चाहे किधर भी चले जाओ। ठीक है, इसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, इंक्रीज होगी। एरो मीन्स इंक्रीज, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। और इस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होने की वजह से ये क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि ऐसा सर नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि जब हम नीचे जाते हैं, यहाँ पे जो एटॉमिक साइज है उस पर इफेक्ट ज़्यादा किसका रहता है, नंबर ऑफ शेल्स का। ठीक, और यही नंबर ऑफ शेल्स डोमिनेट करते हैं किसको, न्यूक्लियर चार्ज को। उसने क्या, तो नंबर ऑफ शेल्स कहते हैं भले ही तुम इंक्रीज हो रहे हो, लेकिन इफेक्ट किस करेगा, हमारा, तो हम क्या करेंगे, डिक्रीज। तो अगर आप डाउन द ग्रुप आएंगे कुछ इस तरीके से, तो ये क्या होती है, डिक्रीज।
कोई दिक्कत, यानी कि जो नीचे वाला एलिमेंट होगा वो इलेक्ट्रॉन जल्दी से अट्रैक्ट नहीं करेगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, ठीक। और जो ऊपर वाला होगा वो कर लेगा आराम से, यानी कि डिक्रीज का मतलब ज़्यादा, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम और सबसे ही कम। और जिसकी ये सबसे कम होगी, जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम होगी, ठीक है, उसको अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा ना वो क्या होगा, लेस, अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस होगा, कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये बात है किसकी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की, कोई दिक्कत है, ठीक है। और ऐसे कंपाउंड्स जिनके पास जनरली जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, ठीक है, तो वो जनरली क्या होते हैं, मेटल्स, ठीक, कोई दिक्कत, सही है। चलो फिर आगे बढ़े। अब आईसीएससी सिलेबस के हिसाब से बात करते हैं किसकी, नॉन मेटलिक एंड नॉन मेटलिक कैरेक्टर की, ठीक। कैसे, देखो आईसीएससी के अकॉर्डिंग यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट समझ होंगे, कॉन्सेप्ट आईसीएससी बोर्ड कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चंस पूछेगा, ठीक। प्रैक्टिकली मेमोराइज करेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, लॉजिकली जाना होगा ये हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, ठीक है। चलो, मेटलिक एंड नॉन मेटलिक कैरेक्टर। मेटलिक कैरेक्टर कौन से होते हैं, जनरली क्या होते हैं, मेटल्स, जनरली क्या होते हैं, मेटल्स। और मैंने मेटल बताता मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर्स, डोनेट करते हैं, यानी कि लूजेस वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स व्हेन सप्लाइड विद एनर्जी, ठीक है। m-1 इज इक्वल टू m+1, ठीक। और क्या बन जाते हैं ये लूज करके, कैटाइंस, क्या फॉर्म कर लेते हैं, कैटाइंस, ठीक है। नॉन मेटलिक कैरेक्टर का मतलब दे गेन्स इलेक्ट्रॉन्स, और जनरली क्या होता है, नॉन मेटल्स होते हैं, नाम से पता चल रहा है, ठीक है। वन और मोर इलेक्ट्रॉन व्हेन सप्लाइड विद एनर्जी, m नॉन मेटल +1 इलेक्ट्रॉन गिव्स m-1, और क्या बना लेते हैं, एनाइन, ठीक है, कोई दिक्कत। ये तो हो गई सिंपल डेफिनेशन और सिंपल सी बात, ठीक। बात कर लेते हैं अक्रॉस अ पीरियड मेटलिक और नॉन मेटलिक में क्या फर्क पड़ेगा, ठीक। दो चीजों में बात करेंगे, दो फैक्टर्स हैं यहाँ पे, फैक्टर्स कौन से हैं जो इनको इफेक्ट करते हैं, वो दो फैक्टर्स हैं आपके पास, एटॉमिक साइज और आयनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है। चलो दोनों देख लेते हैं एक साथ। एटॉमिक साइज पर अगर बात करते हैं, अगर हम अक्रॉस अ पीरियड जाते हैं सर, एटॉमिक साइज तो डिक्रीज होता है, मैंने कहा हाँ बिल्कुल होता है, ठीक है। और जितना एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा, यही समझते चलना, उतना ही क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी, ठीक है, ठीक। फोर्स एरो अप मींस इंक्रीज, ठीक, या मोर, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी, ठीक है, तो मेटलिक कैरेक्टर क्या होते हैं सर, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है, वो तो इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं, है ना। तो जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी, ठीक, तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की जो आपके पास कैपेसिटी है वो क्या होगी, आपके पास मोर होगी, ठीक, क्या होगी, मोर, ठीक। लेकिन मेटलिक कैरेक्टर की अगर बात करें इस बेसिस पे, ये जो हमने बेसिस लिखा है, मेटलिक कैरेक्टर सर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते ही नहीं है, मेटलिक कैरेक्टर क्या होगा सर, इस बेसिस पे डिक्रीज, क्या होगा, डिक्रीज, कोई दिक्कत, समझ में आ गया, ठीक। लेकिन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो रहे हैं तो नॉन मेटलिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज, क्यों हो रहे हैं, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, इसके बेसिस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा, कोई दिक्कत, ठीक, ठीक है। अच्छा, अब आपकी बुक्स में एक चीज लिखी है, क्या चीज लिखी है, अपोजिट कर देना, बुक्स में अगर जाओगे तो यहाँ पे ये इंक्रीज लिखा है कि सर एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, तो अपोजिट कर दो, एटॉमिक साइज डिक्रीज था तो ये डिक्रीज था और ये इंक्रीज था, तो जब एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो ये भी इंक्रीज होगा और ये डिक्रीज होगा, कोई दिक्कत, ठीक है। आगे बात समझ में, सही है, लॉजिक समझो, ये वाला लॉजिक समझो बस, बाकी कोई इंक्रीज आए डिक्रीज आए सब अपने आप कर लोगे, ठीक है। बुक में अगर इंक्रीज लिखा है तो भाई बोर्ड डिक्रीज भी पूछ सकता है, ठीक है, तो लॉजिक समझना है, ठीक। अच्छा, आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन पोटेंशियल अगर हम अक्रॉस पीरियड जाते हैं, ठीक है, तो क्या होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ये इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, ठीक है। तो जितना शेल छोटा होता रहेगा उतना ही एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी, तो अक्रॉस पीरियड ये क्या होती है, इंक्रीज, ठीक है, क्योंकि अक्रॉस पीरियड जाएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड भी क्या चाहिए, एनर्जी रिक्वायर्ड भी क्या चाहिए, मोर चाहिए, क्या चाहिए, मोर, ठीक है। आगे बात समझ में, सही। तो मेटलिक कैरेक्टर क्या हुआ, जब अक्रॉस पीरियड जा रहे हैं और ये इंक्रीज हो रही है, मेटलिक कैरेक्टर्स में एटॉमिक शेल बड़ा होता है, साइज बड़ा होता है, ठीक है, तो एनर्जी कम चाहिए होती है ना। तो अगर ये इंक्रीज हो रही है तो मेटलिक कैरेक्टर क्या होगा सर, डिक्रीज, क्या होगा, डिक्रीज, उसको एनर्जी ज्यादा चाहिए ही नहीं, चाहिए ही नहीं सर ज्यादा, मेटल को तो एनर्जी चाहिए नहीं है, हल्की सी एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन बाहर ले लो, ठीक है, सही, कोई दिक्कत। और नॉन मेटलिक इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी ज्यादा ही चाहिए,
क्यों चाहिए? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है सर, और ये सारा फंडा कहाँ लग रहा है? नॉन मेटल्स में। यहाँ पे क्या होगा? मेटलिक करेक्टर इंक्रीज। कोई दिक्कत? इसका वाइस वर्सा कर दो, आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज की जगह डिक्रीज कर देंगे। डिक्रीज का मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा? इंक्रीज, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? डिक्रीज। ठीक है, अगर मैं आयनाइजेशन पोटेंशियल यहाँ पे डिक्रीज करता हूँ, ठीक है, डिक्रीज होने का मतलब क्या हो गया सर? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगा ये भी। ठीक, तो जो एनर्जी चाहिए होगी वो मोड की जगह क्या हो जाएगी? अब लेस। ठीक, कोई दिक्कत? सही है। और यहाँ पे इसकी जगह भी डिक्रीज की जगह क्या आ जाएगा? इंक्रीज, और इंक्रीज की जगह क्या आ जाएगा? डिक्रीज। ठीक, आ गई बात समझ में? सही है। तो ये है आपके पास अक्रॉस अ पीरियड ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक साइज एंड आयनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, सही है। अब बात करेंगे डाउन द ग्रुप की। ठीक है, जब एटॉमिक साइज ही इंक्रीज हो रहा है, एटॉमिक साइज इंक्रीज होने का मतलब क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज है सर, एरो डाउन मीन्स डिक्रीज है। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन्स बाहर आराम से निकल सकता है, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आराम से किया जा सकता है। तो यानी कि वो सारे क्या होंगे? मेटल्स होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? ये इंक्रीज। क्या होगा? ये इंक्रीज। कोई दिक्कत है? तो मेटलिक करेक्टर इंक्रीज हो जाएगा। सही है। जहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी वहाँ इलेक्ट्रॉन आराम से बाहर निकल सकता है, तो यानी कि वो क्या होगा? मेटलिक करेक्टर होगा। ठीक है, सही। अच्छा, नॉन मेटलिक, इसका अपोजिट कर देते हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन आराम से बाहर निकल सकता है तो नॉन मेटलिक करेक्टर बढ़ेगा ना? ना, ये तो अट्रैक्शन पे डिपेंड करते हैं। तो क्या होगा? ये डिक्रीज। कोई दिक्कत? ठीक है, बात आती है आयनाइजेशन पोटेंशियल की। अब सर आईपी पे क्या होगा? देखो, आयनाइजेशन पोटेंशियल अक्रॉस अ पीरियड डाउन द ग्रुप, सॉरी डाउन द ग्रुप जाएंगे तो ये भी क्या होती है? ये होती है डिक्रीज। डिक्रीज क्यों होती है सर? ये क्योंकि डाउन द ग्रुप में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों है? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स ज्यादा है। नंबर ऑफ शेल्स क्या है? मोर। ठीक, और जब नंबर ऑफ शेल्स ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन आराम से क्या हो सकता है? एमिट हो सकता है। ठीक है, एमिट मतलब बाहर आ सकता है। बिना एनर्जी ज्यादा दिए इलेक्ट्रॉन बाहर आ सकता है। ठीक है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। ठीक, तो जो एनर्जी देंगे आप वो क्या होगी? लेस। और जब एनर्जी लेस है तो आईपी भी क्या होनी चाहिए? डिक्रीज। और आईपी डिक्रीज होने का मतलब क्या है? जिसकी सबसे कम, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, एनर्जी भी कम देनी पड़ रही है, वो सारे क्या होते हैं? मेटल्स। तो ये क्या होगी? इंक्रीज। ठीक है, सही। लेकिन अब इसका अपोजिट कर दो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। ठीक, तो यानी कि भाई इलेक्ट्रॉन तो खींचेगा ही नहीं, अट्रैक्शन है ही नहीं, तो क्या होगी? डिक्रीज। कोई दिक्कत? सही है, खत्म। अगली बात समझ में? डाउन द ग्रुप क्या होगा? सही है। तो डाउन द ग्रुप जाएंगे तो मेटलिक करेक्टर इंक्रीज होता है। ठीक, यानी कि ऊपर वाला कम मेटल, ज्यादा मेटलिक, ज्यादा मेटेलिक, ज्यादा मेटेलिक, और ज्यादा मेटेलिक। ठीक है, नॉन मेटलिक में जाएंगे तो उल्टा है, ज्यादा फिर कम फिर कम फिर कम और फिर कम। ठीक, कोई दिक्कत? आ गई बात समझ में? सही है। ओवरऑल देखते हैं तो एक चीज निकल के आई क्या? अगर मेटल्स की बात करते हैं, ठीक है, मेटल्स के लिए एटॉमिक साइज क्या है? लेस। ठीक है, तो जब एटॉमिक साइज लेस है ना, तो ये जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होगा ये भी क्या होगा? लेस। ठीक, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आयनाइजेशन पोटेंशियल तो लेस होगी क्योंकि एनर्जी कम चाहिए। अब जब एनर्जी ही कम चाहिए, साइज आपके पास, सॉरी, मेटल्स का साइज क्या है? मोर। ठीक है, मेटल का साइज अगर मोर है तो आईपी क्या होगी? लेस। ठीक है, यानी कि एनर्जी रिक्वायर्ड क्या होगी? कम। लेस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए। ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जब साइज ही बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो अट्रैक्शन पे काम करती है ना, तो एनर्जी रिलीज भी क्या होगी? लेस। ठीक, इलेक्ट्रॉन ज्यादा अट्रैक्ट नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट नहीं होगा ज्यादा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन क्या होगा? लेस। इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन लेस होगा तो एनर्जी रिलीज क्या होगी? एनर्जी रिलीज भी क्या होगी? लेस। कोई दिक्कत? ठीक है, अच्छा, इसी के बेसिस पे एक और चीज आ जाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक, अब जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? अट्रैक्शन, अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सर जब साइज ही बड़ा है,
ठीक है। तो जब साइज ही बड़ा है तो साइज बड़ा होने का मतलब क्या है, फोर्स मैंने बताया था इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो फोर्स क्या होगी, लेस। फोर्स लेस होगी तो इलेक्ट्रॉन विल नॉट बी अट्रैक्टेड, ठीक है। और ठीक, इजीली इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टेड नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी क्या होगी, डिक्रीज, या फिर क्या होगी, लेस। कोई दिक्कत है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक चीज पॉइंट देखने को मिल गया, इसका अपोजिट करेंगे तो अलग हो जाएगा। यानी कि अगर मेटल्स के केस में एटॉमिक साइज बड़ा है यानी कि मोर है, तो ई कितना है, लेस, लेस, और साहब ये भी क्या है, लेस। कोई दिक्कत, ठीक है। नॉन मेटल्स के केस में इसको अपोजिट कर देना, एटॉमिक साइज यहाँ पे क्या आ जाएगा, नॉन मेटल्स के केस में बताता हूँ, एटॉमिक साइज आ जाएगा आपके पास लेस, ठीक है। आईपी आ जाएगा मोर, ये भी मोर, और ये भी मोर। कोई दिक्कत, आ गई बात समझ में, सिंपल सा एक आराम से पढ़ने का एक चार्ट है, कोई दिक्कत, ठीक, ठीक है। आगे फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं कुछ। फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखेंगे डेंसिटी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो अगर हम अक्रॉस अ पीरियड चलते हैं तो डेंसिटी और मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, पहले इंक्रीज होगी, पहले थोड़ी बढ़ेगी, यानी कि पहले कुछ इस तरीके से जाएगी, मेटल्स की कम, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा। उसके बाद क्या होती है, डिक्रीज। डिक्रीज का मतलब ये मैक्सिमम आने के बाद क्या होगी, थोड़ा सा कम होती जाएगी अब, ठीक है। तो ये क्या है, डेंसिटी और मेल्टिंग पॉइंट्स की वैल्यूज है, ठीक है। तो इट इंक्रीजेस, ठीक, देयर आफ्टर डिक्रीजेस स्लाइटली, ठीक है, हल्की हल्की कम होने लगती है, ठीक। रही बात डाउन द ग्रुप आने में, डाउन द ग्रुप आने में डेंसिटी तो इंक्रीज होती है, क्या होती है, डेंसिटी इंक्रीज, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते रहते हैं, ठीक। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, डिक्रीज, ठीक है। तो अगर हम नीचे की तरफ आ रहे हैं इस तरीके से, तो डेंसिटी क्या हो रही है आपके पास, इंक्रीज, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है आपके पास, डिक्रीज। कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये चीज कई बार आपसे पूछी जा सकती है एमसीक्यूज में, फिलिप्स में, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक। एलिमेंट्स की बात करते हैं, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले आता है ऑक्साइड्स और दूसरा आता है हाइड्रोक्साइड्स, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम अक्रॉस अ पीरियड जा रहे हैं, ठीक है, तो क्या है, सबसे पहले मेटल्स हैं, ये ध्यान रखें। उसके बाद आपके पास आते हैं नॉन मेटल्स, ठीक। उसके बाद, सही है। तो सबसे पहले जो ऑक्साइड्स की बात करें, तो मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या बना लेते हैं, स्ट्रांगली बेस। सबसे पहले अगर हम इधर से जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, बेसिक बनेगा, ठीक है। और फिर हम आगे बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, तो मैंने बताया था क्या था, नॉन मेटल, जैसे कि आपने क्या था, LiBbCnOF। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे सर नॉन मेटल्स पहुंच गए, ठीक है। और ये सारे के सारे क्या हैं सर, ये मेटल्स हैं, यानी कि ये बेसिक बना देंगे, ठीक है। तो मेटल्स हमेशा बेस बनाएंगे, लेकिन नॉन मेटल्स जितने भी होंगे वो सारे के सारे क्या बनाएंगे, एसिड। क्या बनाएंगे, एसिड। कोई ध्यान रखना, ठीक है, सही। हाइड्रोक्साइड का भी सेम सीन है, ठीक। लेकिन हाइड्रोक्साइड के साथ एक दिक्कत है, क्या, हाइड्रोक्साइड ना, ये जो नॉन मेटल लिखा ना, इनके साथ नहीं जाते हैं, क्या, इनके साथ ये नहीं जाते हैं, ठीक है, सही। तो ये सिर्फ मेटल तक सीमित है, ठीक। तो सबसे पहले शुरू होंगे स्ट्रांगली बेसिक से, ठीक। जैसे कि आप स्ट्रांगली बेसिक का मतलब एग्जांपल ले लें सर, LiOH, ठीक है, ठीक है, LiOH हो गया, और हो गया आपके पास BOH का होल ट्वाइस, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। अब बात बची बोरॉन की। बोरॉन बनाता है आपके पास एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक कौन से होते हैं, ये बेस की प्रॉपर्टी भी शो करते हैं और एसिड की प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है। दे हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ एसिड आल्सो एंड दे हैव प्रॉपर्टी ऑफ बेस आल्सो। अगर ये बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो एसिड की प्रॉपर्टी शो करेगा, लेकिन अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बेस की प्रॉपर्टी शो करेगा। कोई दिक्कत, ठीक है, आ गई बात समझ में, सही है। तो ये आपके पास क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज, ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स, ठीक। दो प्रॉपर्टीज और है, उन पर भी बात कर लेते हैं, ठीक है। ऑक्सी एसिड्स, अगर हम अक्रॉस अ पीरियड की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम अक्रॉस अ पीरियड की बात करते हैं, ऑक्सी एसिड्स मतलब जिसके पास ऑक्सीजन हो, ठीक। जैसे कि हम देते हैं HNO3, सही है, ठीक है, H2SO4, सही। तो सबसे पहली चीज देखो, ये बढ़ता है वीक से स्ट्रॉन्गर की तरफ, यानी कि अगर हम इधर जाएंगे तो यहाँ पे वीक होगा,
आगे बढ़ते रहेंगे तो क्या बन जाएगा, स्ट्रॉन्ग। क्यों बन जाएगा, क्योंकि आगे नॉन मेटेलिक करेक्टर जो है ना वो क्या हो रहा है, इंक्रीज। नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या हो रहा है सर, बढ़ रहा है नॉन मेटेलिक करेक्टर आगे जाने पर, तो स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। ठीक है, डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या होगा, सबसे पहला वाला स्ट्रॉन्ग होगा, हल्के हल्के वीक होगा। क्यों वीक होगा, क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती है, क्योंकि साइज बड़ा हो जाता है, साइज क्या हो जाता है, लार्जर। ठीक, कोई दिक्कत। हाइड्राइड्स, हाइड्राइड कौन से होते हैं, जिनके पास H माइनस होता है, जैसे कि LiH, लिथियम हाइड्राइड। ठीक है, ठीक, BH2, ठीक है, बेरिलियम हाइड्राइड, NaH, सोडियम हाइड्राइड। ठीक, तो अगर हम अक्रॉस अ पीरियड जाते हैं लेफ्ट टू राइट तो ये बेसिक करेक्टर से आता है एसिडिक की तरफ। मैंने बताया था बेसिक क्यों, क्योंकि मेटल्स हैं, आगे बढ़ेंगे तो क्या है, नॉन मेटल्स, तो एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, डाउन द ग्रुप जाएंगे तो डाउन द ग्रुप थोड़ा सा उल्टा है, यहाँ आने पे ऊपर लेस एसिडिक होगा, नीचे क्या होगा, मोर एसिडिक होगा, हाइड्राइड के केस में। कोई दिक्कत, ठीक है, सही है। तो ये दो चीजें थी, और एक और चीज ध्यान रखना, फिर हम चैप्टर को खत्म करते हैं। एक आता लाइट मेटल्स, एक चीज और ध्यान रखना, लाइट मेटल्स, और एक आते हैं हैवी मेटल्स। ठीक है, लाइट मेटल्स के लिए इलेक्ट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो जो है वो रहता है अराउंड 1। क्या रहता है, अराउंड 1। ठीक है, ठीक है, सही है, अराउंड 1 रहता है, और ये जनरली क्या रहते हैं, स्टेबल। क्या रहते हैं, जनरली स्टेबल। एग्जाम्पल हो गया Na हो गया, K हो गया, और ये सब। ठीक है, हैवी मेटल्स पे आते हैं, तो हैवी मेटल्स के लिए जो N/P का रेशियो है, न्यूट्रॉन्स टू प्रोटॉन रेशियो जो है वो आपके पास क्या रहता है, आपके पास अबव रहता है 1.5, 1.5 से बड़ा आएगा। ठीक है, और ये सारे के सारे क्या होते हैं, अनस्टेबल, अनस्टेबल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया यूरेनियम, प्लूटोनियम, ठीक है, फ्रेंशियम। सही है, कोई दिक्कत। अब सर ये N/P रेशियो कैसे निकलेगा, देखो जरा, Na की बात करते हैं। Na के पास एटॉमिक नंबर है 11, ठीक, मास नंबर है आपके पास 23। सही है, ठीक, तो आपके पास एक चीज देखना है, प्रोटॉन कितने होंगे सर, 11 ही होंगे, क्योंकि एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं। अब न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला क्या है सर, 23 माइनस 11 कर दो, कितना आ गया, 12। ठीक, अब N/P रेशियो निकालते हैं, 12/1, 11, तो 1 पॉइंट समथिंग 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो अराउंड 1 आ गया ना। कोई दिक्कत, इस तरीके से निकलेगा ये। सही है, ठीक, तो चैप्टर खत्म हो गया। तो फॉर ICSE क्लास 10th फिजिक्स, तो चैप्टर खत्म हो गया। तो फॉर ICSE क्लास 10th केमिस्ट्री, फर्स्ट चैप्टर पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक वेरिएशंस एंड प्रॉपर्टीज पूरा कंप्लीट खत्म है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, और पूरा खत्म है। अब सिर्फ आपको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, चीजें समझनी है। ठीक है, ICSE लेटेस्ट सिलेबस को एक बार गो थ्रू करें, और उसके बाद चीजें सही से पढ़ें। ठीक, कॉन्सेप्ट समझे ICSE के, केमिस्ट्री के। ठीक है, और नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। फोर्स एंड वर्क एनर्जी पावर फिजिक्स की वीडियोस आपके चैनल पे मिल जाएंगी, कॉन्सेप्ट कैटलिस्ट, ICSE 9th एंड 10th पे। ठीक, तो अच्छे से पढ़ें, और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलें, कमेंट सेक्शन में कमेंट स्टॉप करें। ठीक, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, मिलते हैं इंटरेस्टिंग नेक्स्ट सेशन में ICSE की।